इसी चीज को हम कौन से वाले ईयर में रखेंगे, उसके लिए आपको मैं दो चीजें बता दूं कि हम या तो यूज करते हैं बीसी को, नहीं तो एडी को। शायद ये सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं कि जीरो सेंचुरी माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न इन दिस सेंचुरी। मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं कि जीरो सेंचुरी में जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न। तो जीरो सेंचुरी के बाद के जितनी भी सेंचुरीज हैं आप उनको एडी में काउंट करते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। और एडी की एक खास बात यह है कि यहाँ पर जो साल बढ़ते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 2024 है तो नेक्स्ट ईयर विल बी 2025 एंड बोथ आर एडी। यहां तक समझ में आता है? अब जीरो सेंचुरी से पहले की सेंचुरीज आर काउंटेड लाइक बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और बिफोर क्राइस्ट जैसे कि नंबर लाइन में हम लोग देखते हैं -1, -2, -3। और अगर आप आगे की तरफ बढ़े तो डिसेंडिंग ऑर्डर में साल आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पर 2024 बीसी लिखा हुआ है और वो पूछे कि अगला साल क्या होगा, तो बिफोर क्राइस्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में साल आगे बढ़ते हैं। मीन्स नेक्स्ट ईयर विल बी 2023 बीसी। इतना क्लियर होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी की डेथ और बर्थ रेट, सॉरी, डेथ और बर्थ ईयर को लिखोगे आज, तो आप इस तरीके से लिखते हो ना कि 1920 ही वॉज बॉर्न, 1970 ही डाइड। मतलब ऐसे ही लिखा जाता है। बट ये डेटिंग पैटर्न बीसी में नहीं, एडी में लिखा जाता है। और अगर इसी को मुझे बीसी में लिखना पड़े तो आप 1970 पहले लिखेंगे और 1920 बाद में। इतना क्लियर हुआ? अब हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि ये बीसी और एडी को चेंज कर दिया गया। अब कहीं भी आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो बीसी एडी नहीं दिखेगा, क्योंकि इन दोनों डेटिंग पैटर्न के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जीसस क्राइस्ट के साथ ये दोनों डिराइव्ड है या कनेक्टेड है। और हिंदू जैसी कंट्री, जैसे इंडिया जैसी कंट्री जहां पर रिलीजन वैसे एक बहुत सेंसिटिव इश्यू रहता है, तो हम लोग तो वैसे ही बोलते हैं कि यार कुछ ऐसा न्यूट्रल वाला कंसेप्ट निकालो जहां पर हम किसी एक रिलीजन के साथ ही चीजें ना जोड़े। तो हम लोगों ने क्या किया कि एडी को तो बोलते हैं हम आज की डेट में कॉमन एरा। इसको कॉमन एरा कहा जाता है, जिसको आप सीई कहते हैं। तो यहां तो एडी लिखा होगा, नहीं तो सीई लिखा होगा। और जहां पर बीसी बिफोर क्राइस्ट है, इसको आजकल बिफोर कॉमन एरा कह दिया जाता है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। तो आप बीसी की जगह आपको बीसीई दिखेगा। इतना क्लियर है? अब आगे चलूं। इंडियन हिस्ट्री को आप लोग तीन टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं: एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। टाइम लगेगा करने में हम लोगों को, बट विद द टाइम अपन लोग इसको निपटा लेंगे। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। और इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री हम लोग जनरली शुरू करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से। बट प्रॉब्लम क्या है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत ही हाईटेक या बहुत ही मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या इंडिया के मैप में एकदम से ऐसी कोई सिविलाइजेशन आ सकती है? क्योंकि यार देखिए, अगर ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो वो तो अक्सर एक डायलॉग यूज किया करते थे इंडियंस के लिए कि यू गाइज आर द बर्डन ऑफ द वाइट। कि भाई जैसे आपका कलर है वैसे आपकी सिविलाइजेशन है, और ये तो डार्क सिविलाइजेशन है। और ये लोग कलर के हिसाब से आप लोगों की सिविलाइजेशन को हाईटेक, एडवांस या बैकवर्ड बताते थे। इतना क्लियर हो? और इंडियन सिविलाइजेशन को बैकवर्ड ही कहा जाता था। हम लोगों को तो कई सालों तक यही बोला गया था कि आप लोगों का तो कोई हिस्ट्री ही नहीं है, यू डोंट हैव एनी पास्ट जिसके ऊपर आप लोगों को प्राउड फील करें। इतना क्लियर हुआ जी? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सबसे पहले पता लगता है 1856 1857 के आसपास। अब ये है क्या चीज? थोड़ा बहुत आपको बता दूं तो इतना तो सभी ने सुना होगा कि बॉम्बे से थाने के बीच में पहली रेलवे लाइन चली थी, एंड दैट वाज इन 1853। ठीक है जी। अब रेलवे कंस्ट्रक्शन इंडिया में स्टार्ट हो गई थी 1853 में। इसके 3 साल के बाद रेलवे कंस्ट्रक्शन वाज ऑन पीक। हर जगह पर आप लोग रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए पटरियां बिछा रहे थे। और 1856 में रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था लाहौर में, जो इस समय तो पाकिस्तान में है। यहां तक क्लियर हुआ? आज की डेट में क्या होता है कि आप पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं रेलवे की लाइंस को बिछाने के लिए, क्योंकि एक अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म चाहिए होता है हम लोगों को। बट उससे पहले, कई साल पहले, पत्थरों का यूज नहीं, आप ब्रिक्स का यूज करते थे जो रेलवे का प्लेटफॉर्म है उसको बनाने के लिए। और 1856 में क्या होता है कि एकदम से जो ब्रिक्स है वो शॉर्ट पड़नी शुरू हो जाती है। और क्योंकि लाहौर में रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी बहुत पीक पर था, तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एकदम से ब्रिक्स तो आ नहीं पाएंगी। भाई ये तो कॉमन सी बात है। अब हुआ क्या कि लाहौर में जो रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम इस समय देख रहा है, दैट वाज कॉलिन कैम्पबेल। ही वाज द सुपरवाइजर ऑफ लाहौर रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्क।
इतना क्लियर होता है। अब लाहौर में काम करने वाले जो वर्कर्स है वो कॉलिन कैम्पबेल को ये बताते हैं कि सर बगल में ना एक रूइन है, रूइन का मतलब खंडर है, और वहां की जो ब्रिक्स है ना वो आज भी बहुत बढ़िया है, हम लोगों ने तो घर भी बनाए हैं, तो शायद हो सकता है कि आप रेलवे कंस्ट्रक्शन में भी उसको यूज कर लें। इससे फायदा ये होगा कि जो शॉर्ट पड़ रही है ब्रिक्स आपकी वो नहीं पड़ेंगी। इतना क्लियर हुआ जी। अब होता क्या है कि ये इंसान ऑर्डर दे देता है कि आप जाइए ब्रिक्स उठा के लाइए और हम लोग रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम एक बार तो खत्म करते हैं। बट किसी ने ये रियलाइज नहीं किया था कि जो ब्रिक्स आप लोग एक्चुअली यूज कर रहे हैं वो ब्रिक्स आज की नहीं है, वो तकरीबन 5-6 हजार साल पहले बनी हुई थी। अगर वो भी ब्रिक्स 1856 में रेलवे कंस्ट्रक्शन में यूज हो रही थी तो इसका मतलब आप क्वालिटी जज कर सकते हैं कि कितनी बढ़िया बनाई होगी। और वो जो साइट आप लोगों को पहली बार 1856 में मिली वो साइट थी हड़प्पा। अब ये बात ना वहीं पे दबा दी गई कि ऐसा कुछ आप लोगों को मिला था, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों की एक आइडियोलॉजी डेवलप कर रहे थे कि आप लोगों का कोई प्राउडफुल पास्ट ही नहीं है। इतना क्लियर हुआ जी। 70 ईयर्स के बाद, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स के बाद, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये वो डिपार्टमेंट है जिसका काम होता है गड़े मुर्दे उखाड़ने का, और ये वो डिपार्टमेंट है जिसको सरकार फंड्स बिल्कुल नहीं देती अनटिल अनलेस कोई गड़ा हुआ मुर्दा वोट ना दे जाए। जैसे कि हमको पता ही है राम मंदिर टेम्पल का जो हुआ था, उसमें एएसआई की टीम आप लोगों ने भेजी क्योंकि वो नेशनल इशू बना दिया था। अब ज्ञानवापी मॉस्क, ज्ञानवापी मॉस्क में भी आप लोगों ने इन्हीं की टीम भेजी क्योंकि वो भी एक नेशनल इशू जैसा ही दिख रहा है। काम हमारे पास बहुत है। ज्ञानवापी मॉस्क के बाद नेक्स्ट मुद्दा जो शुरू हो गया है वो मथुरा टेम्पल और मॉस्क का है, तो अभी बहुत कुछ करना है क्योंकि ये सारा के सारा काम जो खराब किया ये औरंगजेब ने किया। इतना क्लियर हुआ जी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो चीफ बनकर आए थे 1920s में, उसका नाम था जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल को यह बात पता थी कि आज से 70 साल पहले कुछ तो मिला था, जिस बात को ऑलमोस्ट दबा दिया गया। और 1920 में ये इंसान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का चीफ बना, और 1921 में इसने ऑर्डर कर दिया एक्सकवेशन। एक्सकवेशन का मतलब होता है किसी चीज का खुदाई का काम, और एक एक्सकवेशन के लिए टीम बनाई गई, जिस टीम के चेयरमैन बने सर दयाराम साहनी, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो खोदे, चीजों को आराम से निकाले ग्राउंड के अंदर से और देखे कि क्या पास्ट हो सकता है इसका। दयाराम साहनी के चेयरमैनशिप में आप एक टीम बनाते हैं, और 1921 की टीम ने जो निकाला दैट वाज हड़प्पा। दयाराम साहनी की टीम थी जिन्होंने हड़प्पा टाउन को एक्सकवेट किया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला टाउन जिसको एक्सकवेट किया गया था दैट वाज हड़प्पा, या ये मान लीजिए जिसको डिस्कवर किया गया था वो हड़प्पा था। इतना क्लियर हुआ जी। अब सर जॉन मार्शल की आइडियोलॉजी की तरफ चलते हैं। जॉन मार्शल को क्या लगा, हटा दूं बेटा? बिल्कुल मैम, मैं तो अभी केवल ब्रीफ कर रहा हूं, अभी लिखवाऊंगा अभी केवल समझे, क्योंकि हिस्ट्री मुझे लगता है बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बच्चे सोचते हैं, बट इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूं मैं थोड़ा बहुत। देखो यार, सब कुछ ना विजुअलाइजेशन है, अगर विजुअलाइज कर सकते हो तो चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, और बिना जीएस के एग्जाम क्लियर नहीं होता, इसको समझ लो। भले तुम कितने भी अच्छे सीआरपीसी के स्टूडेंट हो, बट विदाउट जीएस यू कैन नॉट गेट थ्रू। गवर्नमेंट एग्जाम की स्ट्रेटेजी यही रहती है, यूपीएससी वाले भी जहां अटकते हैं दैट इज जीएस पोर्शन। ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स में रोक लिया जाता है कि बच्चा आगे मेंस में जाएगा ना, क्योंकि जीएस का पोर्शन बहुत बोरिंग है। और सबसे बोरिंग जीएस इसलिए लगती है क्योंकि ये रोज बढ़ती रहती है। जैसे करंट की बात करें, हर दिन करंट बन रहा है कुछ ना कुछ, और खास करके ईरान ने अटैक कर दिया, अगर आपको पता हो इसराइल के ऊपर। नहीं पता थोड़ा बहुत देख लो यार, आईआर भी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। हाँ मैम, इसराइल पर पहले हिजबुल्लाह ने अटैक किया, एंड ईरान ने बोला था कि मैं भी इसराइल पर अटैक करने वाला हूँ, बट अमेरिका वाज लाइक कि ईरान तुम अटैक मत करना, नहीं तो रिपरकशंस बहुत गलत हो जाएंगे। और जब से जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तब से इन्होंने अमेरिकन की इज्जत बेच दी, पूरी पूरी बेच दी। अफगानिस्तान में पहली बात अमेरिका की चली नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, यूएई, अगर आप जानते हैं, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनका एक संगठन है ओपेक के नाम से, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहा जाता है, और पूरी दुनिया में पेट्रोल का एक्सपोर्ट या सप्लाई यही कवर करते हैं। और क्योंकि कोविड-19 में आप लोग घर बैठे थे, अब मतलब इंडिया तो पॉपुलेशन बढ़ा रहा था, बट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि ओपेक कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया।
क्योंकि भैया ऑयल की डिमांड तो बिल्कुल ही नीचे चली गई थी। तो इन लोगों ने क्या किया, 2022 में पेट्रोल की सप्लाई कम कर दी। और ये तो हमको थोड़ा सा पता ही है ना कि सप्लाई जब कम हो जाती है तब डिमांड बढ़ जाती है। सप्लाई डिमांड का खेला है सारा, जब प्राइस बढ़ने शुरू हो जाता है तो पूरी दुनिया भर में क्रूड ऑयल महंगा होने लगा। जो बाइडन ही वेंट टू दुबई टू कन्विंस यूएई का प्रिंस कि ऐसा मत करो। और क्योंकि यूएई का जो प्रिंस है, जो भी है, उसको प्रिंस अहमद बिन सलमान बोलते हैं, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, सलमान सलमान करके तो है। तो वो बहुत चिढ़ता है जो बाइडेन से। एंड आफ्टर द मीटिंग ही सेड, क्योंकि हम लोगों की मीटिंग अमेरिका से हो गई है और पहले हम लोगों ने फैसला किया था कि 20% ऑयल की सप्लाई को कम करेंगे, और क्योंकि जो बाइडेन यहाँ पर चलकर आए हैं हमसे मिलने के लिए, इसलिए अब हम 35% कम कर देंगे। तो ये सेकंड इंस्टेंस था अमेरिका की लीडरशिप में बाट लगने का। अब ये ईरान को धमकाया था परसों ही, और आज सुबह की ये न्यूज है कि अटैक हो चुका है। तो ये एक्चुअली ना थोड़े वर्ल्ड वॉर के वो है, साइंस दिख रहे हैं। और इंडिया को बहुत मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि तुम मरो और भिड़ो, ताकि वर्ल्ड पावर अपन निकले। वसुदैव कुटुंबकम, आगे बढ़ते हैं। तो दयाराम साहनी ने 1921 में एक्सकवेट कर दिया हड़प्पा। अब मैं दयाराम साहनी के जो चीफ है जॉन मार्शल, इनके आइडियोलॉजी आप लोगों को बता दूं। इस भाई को क्या लगता है, ये रिवर इंडस है, जो इंडिया से होती हुई पाकिस्तान चली जाती है। दिस इज रिवर इंडस। और रिवर इंडस की बात करें तो रिवर इंडस में 5 छोटी छोटी नदियां गिरती हैं। और अगर कोई छोटी नदी अपना पानी किसी बड़ी रिवर को एज अ ट्रिब्यूट दे दे तो आप उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। कितना क्लियर हुआ? तो मैं बस वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ऐसे ही जा रही है रिवर, मैं केवल आप लोगों को दिखा रहा हूं। हाँ, रिवर इंडस ऐसे ही जाती है। बाकी की 5 ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो दिस इज चेनाब, दिस इज झेलम, ये है सतलुज, बीच में से निकलती है ब्यास, एंड समवेयर हियर दिस इज रावी। ठीक है, कुछ ऐसा ही है। अब हड़प्पा कहां पर मिला? तो हड़प्पा वॉज लोकेटेड, मैंने रावी गलत बना दिया शायद, दिस इज रावी आई थिंक। तो हड़प्पा पाकिस्तान में रावी रिवर के पास में था। दिस इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड हड़प्पा। जॉन मार्शल को यह लगता है कि शायद जो अभी अभी हमें सिविलाइजेशन मिली है ना, वो सिविलाइजेशन रिवर इंडस के सिस्टम के आसपास ही है। इंडस रिवर सिस्टम किसको बोलते हैं? इंडस रिवर सिस्टम, रिवर इंडस और इसकी ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। ऐसा समझ में आता? जिसकी वजह से जॉन मार्शल को ऐसा लगता है कि रिवर इंडस के आसपास सब कुछ है, इसलिए नाम उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन डाल देते हैं। और उस टाइम पे ना ट्रेंड भी था, दुनिया की जितनी एंशियंट सिविलाइजेशन थी वो सारी सिविलाइजेशन रिवर के किनारे बस रही थी। अब पहली बात तो सिविलाइजेशन होती क्या है इसको समझ लेते हैं। इंसान जब तक सिविलाइज्ड नहीं था उससे पहले बहुत ही अनसिविलाइज था। और अनसिविलाइज्ड मानव को अब आदि मानव कहते हैं। ठीक है? और आदि मानव इसलिए है क्योंकि ही इज नेवर श्योर अबाउट द फूड। क्योंकि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं एक अर्ली मैन की लाइफ में बोलूं तो फूड ही है। उसको नहीं पता कि उसको कल फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर उसको नहीं आता था, और वो फूड की तलाश में यहां से वहां केवल घूमता रहता था। और जब आप फूड की तलाश में घूमते हैं ना, इस लाइफस्टाइल को नोमैडिक कहते हैं। नोमैडिक का मतलब खाना बदोश। यहां तक क्लियर है? और अभी मैं आप लोगों को बोलूं अगर कि चलो आपकी सैलरी 5 लाख रुपए महीना, बोलूं, मतलब तुम्हें लग ही रहा होगा पहले तो, सोच के भी मजा आ जाता है। चलो एक बार आपकी सैलरी 5 लाख रुपीज पर मंथ, और अभी मैं आप लोगों को एक फ्लैट में रुकने के लिए बोलूं और बोलूं कि बेटा बस इस फ्लैट में 5 दिन काटने हैं, एंड द फ्लैट इज वेरी वेरी बेकार, मतलब बहुत ही ज्यादा अनमेंटेन्ड है और मेंटेनेंस मांग रहा है, बट आई एम सेइंग कि बस 5 दिन रुकने हैं, और 6th डे आई विल मूव यू गाइस टू योर ओन बंगलो। ठीक है? जिसमें 3 फरारी आपका वेट कर रही होंगी। सोचो, सोचने में क्या ही जा रहा है। ये तो बताइए कि ऑल्टो भी खरीद ले बहुत मुश्किल है, बट अपन देखते हैं। चलो 3 फरारी आपका वेट कर रही है। तो अब मुझे ये बताइए कि जब तक आप उस फ्लैट में रुके हैं 5 दिन, तो क्या आप अपनी सैलरी में से कुछ भी खर्च करेंगे उसकी मेंटेनेंस के लिए? मेरे हिसाब से सेंसिबल डिसीजन तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग टेम्परेरी शेल्टर में कुछ खर्चते नहीं हैं, और अगर इंडियन है तो बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि हम लोगों की तो आइडियोलॉजी ये रहती है, जहां पे रुकना है, लंबा रुकना है, उसको थोड़ा सजाएंगे, और यहाँ तो बस 5 दिन है तो काट लेंगे। अब मैं एक अर्ली मैन को बोलूं कि यार तुम ऐसे कैसे रह रहे हो, थोड़ा अच्छा सा घर बना लो यार, थोड़े कपड़े ठीक ठाक से पहन लो, तो क्या वो करेगा? क्योंकि उसकी लाइफ की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो चीज है वो फूड है, और उसको नहीं पता कि फूड आज मुझे इस एरिया में मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो मुझे ये एरिया छोड़कर किसी और एरिया में माइग्रेट करना पड़ेगा। सबको समझ में आया? और जब आपका लाइफस्टाइल बहुत अनसेटल्ड होता है ना, तब आप सजावटी चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं कि घर बना लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? तो इसलिए कभी ह्यूमंस ने सिविलाइजेशन को डेवलप करने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों की तब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी नीड फूड था। कहा जाता है आज से तकरीबन 7 से 8 हजार साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक जगह होती थी मेहरगढ़। दिस इज द प्लेस जो पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पर है, एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड मेहरगढ़। और आज से तकरीबन 6-7 हजार साल पहले मेहरगढ़ में रहने वाले लोगों ने एग्रीकल्चर करना सीख लिया था। अब एग्रीकल्चर ने आप लोगों की लाइफ बिल्कुल पलट दी थी, क्योंकि अब तो खाने की तलाश में घूमना पड़ रहा था। बट अब एग्रीकल्चर आप लोगों को एटलीस्ट इस बात की श्योरिटी तो दे सकता था कि अब आपको फूड के लिए कहीं नहीं जाना, फूड आप लोग यही बैठे डेवलप कर सकते हैं। और जब आपको पता हो कि अब आपको इस एरिया में बहुत लंबा रहना है, तो धीरे धीरे फैमिली से फैमिली जुड़ती चली जाती है, और इसको कहते हैं विलेज। विलेज से विलेज जुड़ेगा तो एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट बनेगा, जिसको आप टाउन भी बोल सकते हो। और जो बहुत सारे टाउन्स डेवलप हो जाएंगे, तब एक ह्यूमन सिविलाइजेशन जैसा कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? आज से 7 हजार साल पहले आप लोगों ने मेहरगढ़ में एग्रीकल्चर करना सीखा, और इस पॉइंट से भी 3 हजार साल के बाद एक बड़ी सिविलाइजेशन आप लोगों को इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में निकली, जिसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। बट जॉन मार्शल ने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन ही बोला, क्योंकि जॉन मार्शल को यह लगता था कि ये रिवर इंडस से दूर नहीं है, सारी सिविलाइजेशन यहीं पर है। बट आज है 2024। आज के डेट में अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के 4 पॉइंट्स आप लोगों को बताऊं कि वो कहां कहां पर है, मैप में लोकेट कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जम्मू कश्मीर में मांडा। दिस इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट है यहां पर महाराष्ट्र में, विच इज कॉल्ड दाइमाबाद। दाइमाबाद। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है मेरठ के पास, विच इज कॉल्ड आलमगीरपुर। दिस इज आलमगीरपुर, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और अगर मैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूं, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है बलूचिस्तान और ईरान के पास, जिस पॉइंट का नाम है सुतका गेंडोर। तो अगर मैं चारों पॉइंट को एक बार मर्ज करके देखूं, तो दीज आर द 4 पॉइंट्स। पहला है मांडा जम्मू कश्मीर, दाइमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर यूपी मेरठ, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। और इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में बसी हुई थी। अगर इसका टोटल एरिया निकाला जाए, तो आपको पता है कि एरिया स्क्वायर किलोमीटर में निकलता है, और इंडस वैली का टोटल एरिया वाज लाइक 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना बड़ा एरिया है कि आज की मॉडर्न वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज भी इतनी बड़ी नहीं, जितना बड़ा एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास था। तो जॉन मार्शल की थ्योरी यहां पर गलत हो जाती है कि शायद रिवर इंडस के पास ही ये सिविलाइजेशन थी, क्योंकि हम लोगों ने 4 पॉइंट्स देखे और ये रिवर इंडस सिस्टम से बहुत दूर दूर थे। ऐसे में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे इंडियन हिस्टोरियंस के बीच में कंसेंसस बना, और उन्होंने सोचा कि जो पहली सिविलाइजेशन की पहली साइट जो ढूंढी गई थी, लेट्स रीनेम द सिविलाइजेशन आफ्टर दैट। और तब इसका नाम पड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन। इतना क्लियर है? अब इस पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के वैसे तो 1500 से ज्यादा टाउन्स हैं, बट आपको नहीं पढ़ने, आपको याद रखने हैं केवल 7 से 8 टाउन्स। हर टाउन को किसने खोजा, मतलब एक्सकवेटर, जैसे कि हमने हड़प्पा में दयाराम साहनी लिखा, कब खोजा गया, और उस टाउन से क्या क्या चीजें स्पेसिफिकली आप लोगों को मिली, यहां से क्वेश्चन आते हैं। यहां तक क्लियर है? और अगर उस टाउन के आसपास कहीं से रिवर भी निकल रही है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। ठीक है? अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे मॉडर्नाइज सिविलाइजेशन थी।
मॉडर्नाइज सिविलाइजेशन के मैं 3 से 4 रीजन आप लोगों के सामने बना के दिखा रहा हूं, और यही आप लोग मेरे साथ नोट्स में भी लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ? सबसे पहला कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपने टाउन्स को रेक्टेंगुलर शेप में बनाते थे। और उससे भी पहले आपको बता दूं कि ये लोग अर्थमेटिक्स के बहुत बड़े, ये समझ लीजिए कि अर्थमेटिक्स का बहुत ध्यान रखते थे। मैथमेटिक्स इन लोगों की बहुत स्ट्रांग थी। और अगर मैं इनके टाउन्स की बात करूं तो ये अपने टाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, जिसमें से एक टाउन ये छोटा बनाते थे, बट वो भी रेक्टेंगुलर ही होता था। और इस टाउन की खास बात ये थी कि इसको जमीन से स्पेशली उठाकर बनाया जाता था। इट वॉज अपलिफ्टेड। और इस टाउन के चारों तरफ आप लोग बाउंड्री वॉल्स बनाते थे, जिन बाउंड्री वॉल्स को फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। और एक एक इंसान अगर नीचे खड़ा हुआ उसको देखेगा तो उसको तो ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने फोर्ट बना रखा है, भाई कोई किला जैसा दिखेगा। इसलिए यहां पर हिस्टोरियंस ने इस टाउन का नाम डाला अपर टाउन, और इसको सिटाडेल भी कहा जाता है। सिटाडेल का मतलब एक ऐसा टाउन जो फोर्ट की तरह दिखता हो। और ये जनरली हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन्स के वेस्ट में होता था, मतलब पश्चिम की तरफ होता था। और जो ईस्टर्न साइड का टाउन था उसको बिना किसी अपलिफ्टमेंट के बड़ा बनाया जाता था। इसमें कोई बाउंड्री वॉल्स हम लोगों को देखने को नहीं मिली थी। अब सबसे बड़ा रीजन, आखिरकार ये कर क्यों रहे थे? यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग रिवर के पास में उभर रहे थे। रिवर वॉज जस्ट फ्लोइंग नियर बाय द टाउन, और रेनफॉल में रिवर का पानी बढ़ेगा तो हो सकता है कि फ्लड्स भी आए। और फ्लड आएगा तो फिर दिल्ली का तो अभी आपको पता ही है, पिछले साल आप लोग झीलों का शहर बने थे। अरविंद केजरीवाल प्रॉमिस्ड यू वन थिंग विच ही डिड इट। तो वो झीलों का शहर बना। अब गजब चीज यहां पर क्या है कि देखिए, अगर अमीर लोगों की बस्ती में पानी घुसे तो अच्छा नहीं लगता। तो कहा यह जाता है कि शायद इस प्रकार की टाउन प्लानिंग प्रॉस्परस सेक्शन को अलग करने के लिए कही गई होगी। जो लोग अमीर थे या जो लोग रह सकते थे इस टाउन में, तो रिच एंड पुअर का डिवाइड हम लोगों को साफ साफ नजर आता है। अब आप बोलेंगे सर आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? अगर आप किसी के घर जाएं और किसी के घर में आपको बस 3 ही कमरे मिले, और उसी तरफ किसी और के घर जाए जिसके घर में कमरे 12 तो कम से कम हो, तो एक तो इंपॉर्टेंट इंप्रेशन तो दिमाग में पड़ता ही है ना कि यार इसका छोटा घर है, इसका बड़ा है, तो शायद ये ज्यादा रिच होगा। भाई सिंपल बात, अगर हम एक नॉर्मल जो लेमैन का माइंड है उसको अप्लाई करें, है ना? और यहां पर भी यही होता है। अपर टाउन में ज्यादातर घरों के कम से कम कमरे हमें 8 या 7 मिले हैं, मैं मिनिमम कह रहा हूं। जबकि लोअर टाउन, इसका नाम रखा गया लोअर टाउन क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई अपलिफ्टमेंट नहीं की गई थी। और यहां पे मैक्सिमम रूम्स आप लोगों को 3 मिले हैं। कई कई घरों में तो एक ही कमरा होता था। तो यहाँ पे रिच एंड पुअर का डिवाइड समझ में आ गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये लोग डिजास्टर सिस्टम को अच्छे से समझते थे। और इस तरह का अपर टाउन और लोअर टाउन में शहर का बटा होना हमें दुनिया में और कहीं नहीं दिखा। इतना क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनके टाउन्स में चलने वाली जो सड़कें होती थी, दे यूज टू बी डैम स्ट्रेट। डैम स्ट्रेट सड़कें आज भी नहीं है इंडिया में। मतलब अगर आप एक एंड पे खड़े होते हैं तो आपको दूसरा एंड साफ साफ विजिबल हो जाता है, विच इज नॉट पॉसिबल स्पेशली इन दिल्ली, तो बिल्कुल भी नहीं। आपके बाहर की रोटी देख लो, इट इज गोइंग लाइक दिस। भाई स्ट्रेट तो नहीं है। और जो दूसरी छोटी छोटी स्ट्रीट्स होती थी वो मेन सड़कों को 90 डिग्री एंगल पर काटती थी। अगर मैं एक बर्ड आई व्यू लूं तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने टाउन को नेट जैसे स्ट्रक्चर में बांट दिया हो। और इस नेट लाइक पैटर्न को ही ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। जहां तक समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ू तो पहला फीचर समझ में आ गया, टाउन डिवीजन। सेकंड ग्रिड पैटर्न। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड इज द ब्रिक साइज। भाई आज की टाइम में ये बोल देना बड़ा आसान है कि ब्रिक साइज तो सर कोई बहुत छोटी सी ही बात होगी। बट इमेजिन द टाइम पीरियड जो आज से 5,000 साल पहले का है। कम्युनिकेशन के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है, एंड स्टिल दीज गाइज आर मेकिंग यूनिफॉर्म ब्रिक साइजेस। हर जगह आप मेरठ चले जाएं या सुतका गेंडोर चले जाएं या मांडा या दाइमाबाद, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज होने वाली ब्रिक्स थी उनके साइज ऑलमोस्ट एक ही प्रोपोर्शन में थे। दैट इज 4:2:1, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन लोगों की ब्रिक्स यूज टू बी क्लीन बर्न ब्रिक्स।
मतलब भट्टी में पकी हुई ईंटें थी। और पकी हुई ईंटों का एक सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना क्या होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब तो कर लेती हैं, बट जनरली डिस्पेंटल नहीं होती, क्योंकि कच्ची ईंटों को अगर आप पानी में छोड़ देंगे तो वो वाटर में डिजोल्व ही हो जाएंगी। तो दे कैन विथस्टैंड एक्चुअली एनीथिंग। और तभी तो 5,000 साल के बाद आप इन ईंटों को यूज कर रहे थे लाहौर के कंस्ट्रक्शन में। इतना क्लियर हुआ? ये इनका थर्ड इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो मुझे लगता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर पर चलते हैं, और वो था इनका वेट सिस्टम, वेट्स एंड मेजर्स। आज की डेट में भी इंडिया में वेट्स एंड मेजर्स बड़ी यूनिफॉर्म है। अगर आप किसी सब्जी वाले से सब्जी लेने जाएंगे तो उसके पास 10 ग्राम, 5 ग्राम से शुरू हो जाते हैं वेट्स। 5 के बाद 10 ग्राम, 10 के बाद आपके पास 50 ग्राम, 50 ग्राम्स के बाद 100, 100 के बाद टू अपना 200, 200 के बाद 500, 5 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 और फिर 10 kg। इसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। और ये बाइनरी सिस्टम जो आज आप यूज करते हैं, ये हड़प्पन्स ने डेवलप किया था उस टाइम पर। तो पूरी सिविलाइजेशन में वेट्स एंड मेजर्स भी एक जैसे ही थे। हाँ, ये हो सकता है कि वेट्स जिससे बने होते थे वो मटेरियल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इंडिया में भी आप देखते हैं जनरली आप लोग आयरन का ही यूज करते हैं, बट कहीं पर अगर आयरन का यूज ना भी करना हो तो आप किसी और मेटल का भी वेट बना सकते हैं। बट वो कितने ग्राम का होगा दैट इज फिक्स ऑल ओवर द कंट्री, कि वो शुरू 5 ग्राम से ही हो जाएंगे। वो 5 ग्राम का आप भले आयरन का बना लो या स्टेनलेस स्टील का, डिपेंड हो। इतना क्लियर है? तो इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं वेट्स बनाए लाइमस्टोन के, तो कहीं ना कहीं वेट्स बनाए आइवरी के। आइवरी का मतलब हाथी दांत। यहां तक समझ में आई? तो वो ब्यूटिफिकेशन है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। और पांचवा पॉइंट जिसमें दिल्ली बिल्कुल बर्बाद है, दैट इज ड्रेनेज सिस्टम। इन लोगों की ड्रेनेज सिस्टम यूज टू बी कवर्ड, नॉट ओपन। कवर्ड ड्रेन्स, और प्लस हर 50 से 100 मीटर के बाद मैनहोल्स बनाए जाते थे इन ऑर्डर टू रेगुलरली क्लीन ऑफ दीज, सॉरी, क्लीन द ड्रेन्स, ताकि ब्लॉकेज ना हो। आज भी दिल्ली के कई सारे एरियाज में ओपन ड्रेन्स हैं। पता ही होगा आप लोगों को, है नहीं पता तो मानसून आने वाली है तब आपको पता लग जाएगा। सड़कें और ड्रेन्स हमारी दिल्ली में एक हो जाते हैं। ठीक है जी। और इन लोगों की ड्रेन्स की खास बात यह है कि इतने सालों के बाद आज तक भी इन लोगों के टाउन्स कभी फ्लडेड नहीं हुए। ड्रेन ब्लॉकेज की वजह से कभी ये नहीं देखा गया कि हड़प्पा का कोई टाउन पानी में डूब गया हो। और ये 21st सेंचुरी इंडिया के टाउन्स हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब ज्यादा बेइज्जती बेइज्जती नहीं करेंगे यार, बट आपको मैं केवल इतना बता रहा हूं कि ये 5 फीचर्स ऐसे हैं जिन फीचर्स में आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को दुनिया की किसी भी सिविलाइजेशन से सबसे मॉडर्नाइज मान सकते हो। ठीक है? और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है कि हड़प्पा के किस टाउन से क्या क्या मिला। ठीक है? ये लोग कुछ ज्यादा एडवांस होते हैं, और जो ज्यादा एडवांस होता है ना उसकी बातें समझ नहीं आती। मैं तो तुम्हें क्लास में पता ही होगा ना, मतलब जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है ना उसकी हरकतें थोड़ी अलग ही होती है। मतलब थोड़ा एबनॉर्मल सा लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी हरकतें बिल्कुल ही भाई साहब दुनिया से अलग। क्यों? क्योंकि उसका जीने का तरीका अलग होगा ना। जैसे तुम लोग तो अपनी लाइफ, वो अपनी लाइफ में सॉर्टेड होता है, उसको पता है उसको क्या चाहिए। हम जैसे लोगों को पता होता है अपन को सब कुछ चाहिए, जहां से जो आ जाए। इतना समझ में आई बात? और अगर मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करूं तो इन लोगों के लिखने का पैटर्न बहुत गजब था। तुम लोग तो यूज करते हो वर्ड्स, ये साले यूज करते थे सिंबल्स। अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ये वाली सिविलाइजेशन पढ़ सकती है। बाय द वे मेरा नाम दीपक है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि दीपक खाना खा रहा है, इसको लिखना मत, इसको पोर्ट्रे करो, तो आप ऑफकोर्स मेरी मोटी सी शक्ल बना के खाना खाते दिखा दोगे। आपको पता है कि वो दीपक है, मुझे पता है कि मैं हूं। बट आज से 3-4 हजार सालों के बाद किसी इंसान को अगर आपकी स्क्रिप्ट दिखेगी तो क्या वो जान पाएगा कि दीपक ही खाना खा रहा था? मुश्किल है ना यार। इन लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट में सिंबल्स का यूज किया, और इनकी स्क्रिप्ट को पिक्टोग्राफिक कहा जाता है। और ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इतनी मुश्किल है पढ़नी कि आज तक कोई हिस्टोरियन इसको पढ़ नहीं पाया। हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्क्रिप्ट इज नॉट डिसाइफर्ड येट। तो जो भी इतिहास आप मेरे साथ पढ़ रहे हो इसके बारे में, दैट इज जस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड हिस्ट्री, जो सभी के बीच में ऑलमोस्ट माना गया है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ऑनलाइन? इन लोगों की आवाज आती है? बस मैसेज आते हैं ना या कोशिश करो तुम भी आ जाओ ऑफलाइन। ऑनलाइन बिल्कुल पढ़ा के मजा नहीं आता। ओके सर। नहीं, चले आगे चले अब। आइए शुरू करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को लिखना हेडिंग डाल दीजिए हड़प्पन सिविलाइजेशन।
और हड़प्पन सिविलाइजेशन है तो इसका एक टाइम फ्रेम भी डाल देते हैं। टाइम फ्रेम है 2600 से 1900 बीसी। 2600 टू 1900 बीसी। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है? और प्लीज धर्म के बारे में ना ही पूछना तो बेटर है। मतलब एक्सेप्ट रिलीजन कुछ और पूछ सकते हो, जो भी तुम्हारे मन में चली आ रही चीजें होंगी। मैम रिलीजन पे मैं कुछ बोलता नहीं हूँ प्लीज, मतलब मैं 3-4 बार फंस चुका हूँ, समझ रहे हो ना? जैसे कि हिरोनिमल कॉलेज के गाइज और गर्ल्स वैसे तो बहुत ज्यादा हाईटेक मानते हैं अपने आप को, बट धर्म पे कुछ सुनता नहीं ना। तो मैं 3-4 बार, वो तो अच्छा है कि हमारे कैंपस में पुलिस होती है, पुलिस नाम की चीज ने काफी बार बचाया। बट थोड़े बहुत आरएसएस वादी लोग भी है। ठीक ठीक है, मैं सपोर्टर हूँ सभी चीजों का, बट धर्म एक्चुअली सभी का कुछ ना कुछ गलत ही है। तो मैं ये बोलूं कि सनातन धर्म आई लाइक द मोस्ट, बट कुछ लोग सनातनी भी नहीं होते। जैसे कर्नाटक में, तमिलनाडु में वो तो कहते हैं सनातन धर्म को खत्म ही कर दो। तो इसलिए धार्मिक कोई टिप्पणी नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन टेल यू मेनी थिंग्स। बहुत सी स्टोरीज है मेरे पास, जैसे कि शाहजहां से रिलेटेड मैं आप लोगों को बहुत बड़ी स्टोरी सुनाऊंगा। जैसे शाहजहां ने बनाया था मुमताज महल के लिए ताजमहल, बट उसने और भी बहुत कुछ किया। और गांधी जी के बारे में जरूर बताऊंगा। मगर जब तक ये इंसान भारत के नोटों से ना उतरे, कोई गाली नहीं देगा इसको। आ जाओ आगे चलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। पहला पॉइंट लिखिए, इंडस सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1921। बेटा गिनी जी, हेडिंग है हड़प्पन सिविलाइजेशन, और टाइमलाइन इसकी है 2600 से 1900 बीसी। कहा क्या? 2600 टू 1900 बीसी। लिखिए मेरे साथ पहला पॉइंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1921। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1921 बाय दयाराम साहनी। इन 1921 बाय दयाराम साहनी। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्दो द नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन, although the name Indus Valley Civilization was given by, although the name Indus Valley Civilization was given by then chief of, given by then chief of Archaeological Survey of India, then chief of Archaeological Survey of India, Sir John Marshall, then chief of Archaeological Survey of India, Sir John Marshall in 1921. Sir John Marshall in 1921. Next point. The first town which was excavated in 1921. The first town which was discovered in 1921. Which was excavated in 1921 लिखना. Which was excavated in 1921 was first discovered in 1856. Was first discovered in 1856 during the railway construction work. ड्यूरिंग द रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्क। आप में से कोई हिंदी में तो नहीं है ना बेटा? कोई हिंदी मीडियम में है तो बता देना प्लीज। ड्यूरिंग द रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्क which was going on in Lahore, which was going on in Lahore under the chairmanship of, under the supervision of, under the supervision of Colin Campbell. Under the supervision of Colin Campbell. Under the supervision of Colin Campbell. Next point.
अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की, ये वाला पॉइंट। तो लिख लीजिए, अगर आप मैप्स बना सकते हो तो बहुत मजा आ जाएगा, नहीं बना सकते तो टेंशन मत लेना। ठीक है, 2-3 मैंने भी 5-10 बार सीखा है, फिर भी करेक्ट नहीं बनता, बट थोड़ा बहुत अगर बना लो तो थोड़ा ना याद रहता है हिस्ट्री में। बस जैसे कि मैंने बोला, विजुअलाइजेशन करोगे तो बहुत लंबे समय तक याद कर पाओगे। हाँ जी, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, द जोग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। पॉइंट का नाम है जोग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जोग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। लिखिए इसमें, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन is in the northwest of India. The Harappan civilization is in the northwest of India, covering 13 lakh square kilometer, covering northwest of India, covering 13 lakh square kilometer of area, 13 lakh square kilometer of area between, covering 13 lakh square kilometer of area between Manda in the north, between Manda in the north, और कहां पर है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, बिटवीन मांडा इन द नॉर्थ टू दाइमाबाद इन द साउथ, मांडा इन द नॉर्थ टू दाइमाबाद इन द साउथ, एंड सुतका गेंडोर इन द वेस्ट, सुतका SUTKAGENDOR, सुतका गेंडोर, यहां पे लिखा हुआ मैंने, एंड सुतका गेंडोर in the west to Alamgirpur in the east, to Alamgirpur in the east। इसमें नेट तो चलता ही होगा ना, चलता है, एक मिनट बस अभी दिखा रहा हूं। देखो मैं आपको ना कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन बता, पहली बात तो कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि हड़प्पा के टाइम पर दुनिया में और कितनी सिविलाइजेशन थी, मतलब हड़प्पा के साथ साथ। तो अगर मैं हड़प्पा की कंटेम्प्रेरी बताऊं तो देखिए, ये तो हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में हो गई। थोड़ा सा और अगर आप वेस्ट में चले तो यहां पर रीजन है, ये इराक है, दिस इज ईरान, इराक ईरान, ये इजराइल है, कहा गया दिस पोर्शन इजराइल, ये इजिप्ट है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। और ये वाली सिविलाइजेशन जो है इसको मेसोपोटामिया कहते हैं। फिर थोड़ा सा और वेस्ट में आ जाओ, इजिप्ट में एक सिविलाइजेशन बनी ऑन द रिवर नाइल, इसको इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहते हैं। और इंडिया के नॉर्थ में हमारे दुश्मनों के पास भी एक सिविलाइजेशन थी, चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, तो दुनिया की एंशियंट ये 4 सिविलाइजेशन है, और इन चारों सिविलाइजेशन में अगर सबसे मॉडर्न माना जाए तो वो हड़प्पा को ही माना जाता है। मॉडर्निटी के रीजंस मैंने 5 लिखवाए हैं आप लोगों को। ठीक है जी, इसी पर आ रहा हूं, लिखिए। अच्छा, एक कॉमन चीज देख पा रहे हो, दुनिया की सारी सिविलाइजेशन किसी ना किसी रिवर के पास ही निकल रही है। मतलब इसलिए सारी सिविलाइजेशन को रिवर वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता था। इंडिया में तो इंडस हो गया, मेसोपोटामिया में 2 रिवर दिखेंगी आपको, टिग्रिस यूफ्रेटस। थोड़ा सा इजिप्ट में आ जाओ तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल। और अगर चाइना चले जाओ तो रिवर का नाम है हुआंगो, नाम भी इनके ऐसे ही है, इसको हम लोग प्यार से येलो रिवर बोलते हैं। ठीक है जी, मगर ये पीली बिल्कुल भी नहीं है। आइए लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंडस सिविलाइजेशन वॉज द मोस्ट मॉडर्न, इंडस सिविलाइजेशन was the most modern civilization of all. Indus civilization was the most modern civilization of all due to the following reasons. Indus civilization was the most modern civilization of all due to the following reasons. पहला, टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग एक छोटी सी हेडिंग ही है, इसमें लिखवाऊंगा मैं आपको डिवीजन ऑफ टाउन्स।
टाउन प्लानिंग लिखिए इसके बारे में। एवरी हरप्पन टाउन यूज टू बी रेक्टेंगुलर। कुछ रह जाए किसी का तो प्लीज पूछ लेना। एवरी हरप्पन टाउन यूज टू बी रेक्टेंगुलर and divided into two parts. Every Harappan town used to be rectangular and divided into two parts. पहला अपर टाउन, और अपर टाउन के ब्रैकेट में जरूर सिटाडेल लिख दीजिएगा। अपर टाउन सिटाडेल। अपर टाउन के बारे में लिखवा रहा हूं। इट यूज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अपलिफ्टेड ग्राउंड्स। अपर टाउन के बारे में केवल 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला टाउन अपर टाउन है, अपर टाउन कॉमनली नोन एज सिटाडेल। इसके बारे में 2 पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। इट यूज टू बी कंस्ट्रक्टेड ओवर अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म। It used to be constructed over uplifted platform। और दूसरा, it used to be fortified from all the sides। It used to be fortified from all the sides। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है ये 4 बड़ी बड़ी दीवारें जो इसके साथ बना दी। सेकेंड टाउन है लोअर टाउन। लोअर टाउन में ना तो कोई अपलिफ्टमेंट है, आप लिख सकते हो बुलेट पॉइंट बना के, नो अपलिफ्टमेंट, नो फोर्टिफिकेशन वॉल्स। कोई अपलिफ्टमेंट नहीं देखने को मिलता, कोई फोर्टिफिकेशन वॉल देखने को नहीं मिलती। आगे चलिए जी, नेक्स्ट। थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है, बट गारंटीड बोल रहा हूँ, जीएस में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना फिर। मतलब ये थोड़ी बहुत गारंटी अगर दे रहा है इंसान तो लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी मैं नोट्स दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अगर बहुत ही ज्यादा कीड़ा हो मन में कि नहीं और पढ़ाओ, तो बेटा एनसीईआरटी बेस्ट फ्रेंड है। नहीं नहीं, मना नहीं करना, पढ़नी पड़ेगी। जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो बेटा आप, इक्वलेंट टू यूपीएससी है, तो थोड़ा सा सोच के चलना। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फुल टेस्ट अभी मत अटेम्प्ट करना। देखो मैं तो यही बोलूंगा, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, जिस भी स्टेट को टारगेट कर रहे हो। यूपी है, यूपी कर रहा है कोई यहाँ पर? बिहार, यूपी बिहार दोनों कर रहे हो? वैसे जाने लायक स्टेट्स दोनों ही नहीं है, पता होना चाहिए आप लोगों को, बट कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना तुम बिक जाते हो। बिक मतलब तुम जैसे ही जाओगे अभी तुम्हारा एक टैग लग जाएगा कि ये इतने में बिक जाता है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है थोड़ी सी ऐसी। कोई बात नहीं बेटा, बट अपन बिकेंगे, इसलिए तो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि सबसे आ, देखो ज्यादा टाइम मत देना जीएस को, क्योंकि आप लोगों का जीएस बहुत छोटा सा पोर्शन है, बहुत सारे स्टेट्स में तो आती भी नहीं है, ठीक है। बट मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि एक तो आप लोगों का जुडिशरी निकल जाएगा। इन केस अगर आप लोगों को लगे कि नहीं मुझे एसएससी भी देना है, एक जैसे हर जगह पैर मार ही लेता है ना इंसान, तो एसएससी के लिए भी आप लोगों को सेम नोट्स फॉलो करने हैं, यहाँ पर वो भी चल जाएगा। मतलब मल्टीपर्पज नोट्स है, बहुत दिमाग से और ध्यान से बनाना। अगर डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने बोला मैप्स बना सकते हो, तो हिस्ट्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और किसी में मैप्स नहीं बनाने। फिर ज्योग्राफी आता है आप लोगों का। ज्योग्राफी में मैं आप लोगों से एटलस खरीदवाऊंगा, अगर नहीं भी है तो फोन पे चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ही मैप वर्क करना पड़ता है। कंट्रीज वगैरह दिखाऊंगा, उनकी कैपिटल्स, और हर एक कंट्री की नेबरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए। जैसे इसराइल पर वॉर चल रहा है, तो इसराइल के पास पास में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, हिजबुल्ला कहाँ पर है, तो ये सब चीजें ना करंट में आ जाती हैं कभी के बाद। और जैसे मैंने बोला आईआर तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस। और अगर बाई चांस ये दोबारा जीतता है, देखिए मुझे पता कौन, तो ये आईआर में तो सुनामी आ जाएगी। आपको बताओ 2014 का प्रीलिम्स का पेपर इसकी वजह से हार्ड बना था, क्योंकि ये 5 साल तो ये घुमा, हर कंट्री के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हुए। जैसे कि आपको पता है इंडिया आईआर की फील्ड में बहुत आगे चल रहा है। पहले तो हमने इसको किया क्रिटिसाइज दबा के कि ये तो घूमता ही रहता है, जब देखो बाहर। फिर आने वाले 5 साल में फिर हमने इसकी तारीफ करी कि यार ये घूमता है तो देखो कितना बढ़िया हो गया। तो अब आईआर में क्योंकि इंडिया का बहुत अच्छा रोल चल रहा है, तो क्वेश्चंस आएंगे अच्छे से। जैसे रशिया के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, रशिया का एक फ्रेंड है बेलारूस, बेलारूस की नेबरिंग कंट्रीज आप लोगों से पूछ ली थी। ये ना वर्ल्ड ज्योग्राफी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको मैप वर्क बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम आराम से मजे मजे में पढ़ के चलेंगे, ज्यादा मजे नहीं करने, बट फिर ना वो फिर मजे में निकल जाती है क्लास। हाँ जी, आगे चलते हैं। अपन लोग थे टाउन प्लानिंग पर, पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, दूसरा पॉइंट लिखिए।
द हरप्पन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द हरप्पन रोड्स, द हरप्पन रोड्स एंड स्ट्रीट्स, द हरप्पन रोड्स एंड स्ट्रीट्स यूज्ड टू कट ईच अदर, द हरप्पन रोड्स एंड स्ट्रीट्स used to cut each other at 90-degree angle. Harappan roads and streets used to cut each other at 90-degree angle. This kind of a system is called grid pattern. This kind of a system is called grid pattern. This kind of a system is called grid pattern. Next point. फिर आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा था, थर्ड वॉज द ब्रिक साइज. लिखिए, द हरप्पन ब्रिक्स यूज टू बी क्लीन बर्न्ट. द हरप्पन ब्रिक्स यूज टू बी क्लीन बर्न्ट and constructed and used to be clean burnt and constructed in the ratio of 4:2:1. In the ratio of 4:2:1. लेंथ, ब्रेथ और हाइट. अगर पूछे कैसे, तो लेंथ तो थी बेटा 29-28 सेंटीमीटर. लिखवा रहा हूं, अगर लिखना चाहो तो लिख लो. ब्रेथ की बात करें तो इट वॉज अबाउट 15 सेंटीमीटर एंड हाइट वॉज अबाउट 7 सेंटीमीटर. और इस तरीके से रेशियो बन जाता है 4:2:1 का. ठीक है. अब आप बोलेंगे सर ये 29 है, 30 होता तो बनता. मुझे पता है यार, मैं केवल बता रहा हूं, और बिल्कुल तो अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल पिन पॉइंट तो होगा नहीं. थोड़ा सा 1-2 सेंटीमीटर ऊपर चल सकता है. जान मत ले लेना इन लोगों की. फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया. आगे चलते हैं. उसके बाद आते हैं वेट्स एंड मेजर्स पर. फोर्थ पॉइंट है यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स. यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स. यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स. और पांचवा पॉइंट है कवर्ड ड्रेन्स. कवर्ड ड्रेन्स विद मैनहोल्स. कवर्ड ड्रेन्स विद मैनहोल्स. आजकल मैनहोल्स को मशीन होल्स बोलते हैं हम लोग, क्योंकि अब अंदर मशीनें जाती है साफ करने के लिए. लोगों को भेजना बंद कर दिया. मैनहोल्स, कवर्ड ड्रेन्स विद मैनहोल्स. तो ये 5 रीजन है कि ये क्यों बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज्ड है. अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर आ रहा हूं, जैसे कि इन लोगों की स्क्रिप्ट कैसे थी. थोड़ा स्लो, ठीक है बेटा, मैं तभी पूछ रहा हूं, मैं थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूं. कुछ रह गया पॉइंट तो बेटा मुझे बता देना. अभी तक हम लोगों ने लास्ट के जो 2 पॉइंट्स है वो एज इट इज उतार लिए, जैसे कि यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स. यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर का मतलब होता है पूरी कंट्री में एक जैसे. और कवर्ड ड्रेन्स विद मैनहोल्स. अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इन लोगों को कौन कौन से एनिमल्स के बारे में पता था. ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है. एग्रीकल्चर में ये बहुत गजब थे ये लोग, क्योंकि कॉटन जानते हैं आप लोग. हाँ जानते हैं. कॉटन सबसे पहले इंडिया में ही प्रोड्यूस हुआ था. और कॉटन को सिंधी लैंग्वेज में सिंडन कहा जाता है. क्या बोलते हैं आप? सिंडन. SINDON. तो इसलिए कभी के बार हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक नाम और पड़ जाता है, सिंडन सिविलाइजेशन. ठीक है जी, क्यों? क्योंकि कॉटन ये लोग जानते थे उगाना. फिर आता है तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, मेटलर्जी. कौन कौन से मेटल्स के बारे में इन लोगों को ज्ञान था. दे वर नोइंग अबाउट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन. और फिर इन्होंने दिमाग लगाया कॉपर को टिन में मिला देते हैं, कुछ तो निकलेगा. और फिर इन्होंने बनाया ब्रॉन्ज. और हमारी कंट्री में सबसे पहले ब्रॉन्ज इन्होंने ही बनाया. इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. इतना क्लियर हुआ. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो सारे मेटल्स के बारे में जानते तो थे ये लोग, बट सारे मेटल्स इंडिया से नहीं मिलते थे. तो ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी लगे हुए हैं. ट्रेडिंग इंडिया में यहां से चल रही है. बहुत सारे मेटल्स ये लोग आउट ऑफ इंडिया भी मंगा रहे हैं, और बहुत से मेटल्स ये लोग इंडिया के कुछ कुछ स्टेट से भी मंगा रहे हैं. जैसे गोल्ड की बात करें तो कर्नाटक से आ रहा है. कॉपर की बात करते हैं तो ये राजस्थान से मंगाते थे. और एक एक अरेबियन कंट्री है ओमान, जहां पर अभी इस समय इजराइल पर भट्टे बज रहे हैं. उसी से थोड़ा सा ईस्ट में आओगे तो कंट्री दिखेगी तुम्हें, सऊदी अरेबिया. मक्का मदीना जहां पर है. सऊदी अरेबिया के जस्ट नीचे एक कंट्री है ओमान. ओमान के बराबर में यमन, यमन के ऊपर दुबई. देखो ये है सऊदी अरेबिया.
दिस इज सऊदी अरेबिया, दिस इज यमन, दिस इज ओमान, और ये जो हल्की सी उंगली निकली हुई है से, दिस इज दुबई। ये पूरा की पूरा। और यहां पर एक छोटा सा आइलैंड है जहां पर हम लोगों के 9 जो वो थे नेवी ऑफिसर्स थे, एक्स नेवी ऑफिसर्स, उनको फांसी होने वाली थी। कतर, याद होगा थोड़ा बहुत। हाँ, याद कर लो बेटा इसको भी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने किसी दूसरी कंट्री से अपने लोग बाहर निकाल लिए हो। देखो मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं, बट कतर देखने लायक है भी, इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है यार। इसने काम तो करे हैं ना एक्चुअली में। देखो जैसा मर्जी आदमी हो, अपने लोगों को तो निकाल के लाया है ना, क्योंकि इसके पास एक गजब आदमी है जिसका नाम एस जयशंकर है। बेटा इसकी साथ सबसे गजब चीज क्या है कि वो बहुत प्यार से बेइज्जती करता है, और आप लोगों को लगता है कि क्या तारीफ कर रहा है। उसके बाद जब आप रिकॉर्डेड सेशन देखते हो ना अपना घर पर, और फिर पता लगता है ये तो बेइज्जती कर गया, वो भी गंदी वाली। बहुत बड़ा डिप्लोमेट है, क्योंकि आईएफएस रह चुका है, तो बहुत सी कंट्रीज में ये घूम चुका है। ही नोज एवरीथिंग, मतलब डेविल माइंड कहते हैं ना जैसे, वो है। तो इसकी टीम बढ़िया है, इसलिए ये चमक रहा है। और ऐसा कभी इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ था। इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो लाइक दैट, बट वो थोड़ी सी डिक्टेटरशिप में चली गई थी। एक गलत काम बस उनका, वो भिंडरा वाला था। उसको मारना चाहिए था बट गोल्डन टेम्पल के अंदर नहीं, तो वो इस चक्कर में बस गोली लग गई उनको। चलो कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। तो जैसे मैंने बोला मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा। जैसे मैं अब एग्रीकल्चर पर आ रहा हूं, तो एग्रीकल्चर ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन, छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, एग्रीकल्चर ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक एक पॉइंट पर निपटा दूंगा। इसके बाद मैं एक बार ना सर से पूछूंगा आप लोगों के लिए कि मुझे डिक्टेट करने हैं नोट्स या मैं प्रिंट आउट दूं आप लोगों को। ठीक है, अगर तो मैं प्रिंट आउट दूंगा तो मैं बहुत जल्दी निपटा दूंगा, और हो सकता है कि उसमें से बहुत सी चीज दिमाग से ऊपर से चली जाए, है ना। हाँ, तो वही मुझे लग रहा है, क्योंकि डिक्टेशन भी, बट प्रिंट आउट्स के साथ भी मैम ऐसा है कि मैंने सब कुछ नहीं लिखा हुआ उसमें। ठीक है, क्योंकि मेरी बुक अभी अंडर प्रूफ रीडिंग चल रही है, बहुत सी चीजें मुझे ऐड करनी है, तो वो आप लोग मेरे साथ साथ के साथ ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर में पहला बुलेट पॉइंट डाल दीजिए, कॉटन वॉज प्रोड्यूस्ड हेयर। कॉटन वॉज प्रोड्यूस्ड हेयर। अनुपम जी कह रहे हैं डिक्टेट करना ठीक रहेगा। ये बच्चे सब ऑनलाइन ही आते हैं क्या? ये बारिश के चक्कर में ऑनलाइन चले गए? जीएस के चक्कर में ये मुझे अच्छा लगा मैम। बिल्कुल मुंह पे बोला करो यार, देखो तभी तो मजा आएगा वो बिल्कुल मुंह पे बोलना चाहिए कि देखो सर ऐसा है। जीएस सर, हाँ मैम, ये तभी संडे रखवाई है मैंने, पता है आपको, क्योंकि एक तो जीएस सब्जेक्ट ऐसा है कि तुम्हारा बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। आप ऑन अच्छा, आप केवल जीएस के लिए आए हो? मैम फिर तो चाय बनती है आप लोगों के साथ एक एक, है ना। तुम चाय पीते हो ना? अभी मंगाता है, गजब। बाकी तुम अभी पीते हुए देखना। आओ, चलो मैम समोसे भी चलेंगे ना। हाँ कोई दिक्कत, बेटा खाएंगे मगर कैमरे के सामने ही, फिर ऐसे उन बच्चों को बुरा लगेगा। नहीं, चिढ़ाना नहीं बेटा, ऐसे नहीं। चलो लिखो एग्रीकल्चर के बारे में पहला बुलेट पॉइंट, कॉटन वॉज प्रोड्यूस्ड हियर। ब्रैकेट में लिख दो सिंधी लैंग्वेज, इन सिंधी लैंग्वेज कॉटन इज कॉल्ड सिंडन। इन सिंधी लैंग्वेज कॉटन इज कॉल्ड सिंडन। नहीं सर, मैं मैम समझ रहा हूं, आप इतना दिल पे मत लो। हाँ, इन सिंधी लैंग्वेज कॉटन इज कॉल्ड सिंडन। इन सिंधी लैंग्वेज कॉटन इज कॉल्ड सिंडन। दैट्स व्हाई Harappan civilization is also called Sindan civilization. That's why Harappan civilization is also called Sindan civilization. That's why Harappan civilization is also called Sindan civilization. ठीक है, मैं बुलेट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं यार, इंस्टेड की मैं पूरा पूरा पॉइंट डिक्टेट करूं। आपको बता दूं, राइस 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 कल्टीवेशन इंडिया में अभी बहुत बड़े लेवल पर शुरू नहीं हुआ था, आने वाले टाइम में शुरू होता है। बट हम लोगों को राइस हस्क मिला है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि क्या ये लोग राइस के बारे में जानते थे, सर बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ अपन को राइस छिलके मिले हैं, राइस हस्क। हस्क का मतलब होता है चावल के जो आसपास दो ऐसे लिपटे होते हैं, वो वाले छिलके अपन को मिले हैं। तो लिखिए एग्रीकल्चर में दूसरा पॉइंट, प्रूफ ऑफ राइस हस्क। प्रूफ ऑफ राइस हस्क। प्रूफ्स ऑफ
राइस हस्क, और ब्रैकेट में डाल दीजिएगा किस जगह से प्रूफ मिले हैं, तो जगह का नाम है लोथल। और लोथल किधर है? गुजरात। आप ऐसे बच्चे जुडिशरी के ही हो ना? है? सही से बताना, मेरे से मस्करी नहीं। तो सीआरपीसी आ गया तुम्हारा पूरा अच्छे से हो गया? सोचो स्टार्ट हो और ये चेंज हो के भर्ती नया संहिता हो जाए, तभी आई फील पिटी फॉर यू गाइस। और मुझे लगता है अमित शाह खिलाड़ी है, सोच रहे हो? तुम्हारे साथ तो खेल गया जैसे यूपीएससी वालों के साथ खेलता था। मैम यूपी वाले बने ही गलत बात बेटा, यूपी वाले बने ही खेलने के लिए। सबसे पहला खेला तो होता था गाड़ी पलटाने वाला, वो अब थोड़ा सा कॉमन हो गया है। आजकल लोगों को हार्ट अटैक से आ रहे लग गए हैं। ठीक है, ये नया वाला खेला निकाला है इन्होंने। चलो आगे चलते हैं। लोथल गुजरात। उसके बाद थर्ड बता रहा हूं, स्टेपल क्रॉप्स की बात कर रहा हूं। स्टेपल क्रॉप्स का मतलब होता है सबसे ज्यादा क्या खाते हैं ये लोग, वीट एंड बार्ले। स्टेपल क्रॉप्स है इन लोगों की वीट एंड बार्ले। स्टेपल क्रॉप्स में आ जाता है वीट एंड बार्ले। क्या आयरन की डिस्कवरी हुई थी इस टाइम तक? आयरन मत बोलना, आयरन के बारे में नहीं जानते थे ये लोग। तो अब एग्रीकल्चर करते थे तो हल तो चलाना पड़ेगा। हल का मतलब क्या होता है, कभी माली को देखना वो आपकी मिट्टी को ना खोद जाता है गमले की, ताकि पानी डालो तो रूट्स तक अच्छे से पहुंच जाए। ठीक है, तो एक किसान जब बीज बोता है तो पहले वो मिट्टी काटता है। अब मिट्टी काटेगा खुद हाथ से तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो एक ट्रायंगुलर शेप में ना एक एक प्लग बनाया जाता है। ये आगे का जो पीस है, यहां पर दो बुल्स होते हैं जो उसको खींचते हैं, और प्लग के नीचे एक नोक सी लगी होती है, ये मिट्टी को काटती हुई चलती है। ठीक है, ये पूरा की पूरा जो प्लग है ये लोग वुड का बनाते थे। कोई मेटल का यूज नहीं किया यहां पे किया गया था। अगर मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करूं तो एग्रीकल्चर में लास्ट पॉइंट लिख दीजिए, यूज ऑफ वुडन प्लग शायर। यूज ऑफ वुडन प्लग शायर। और आपको पता है कि यार लकड़ी मिट्टी में गल जाती है, इसलिए वुडन प्लग शायर के कोई एविडेंस नहीं बचे हैं। बट हमको इतना पता है, अब हमको पता कैसे लगा कि ये लोग वुडन प्लग शायर का यूज करते थे। आपको बता दूं दोस्त, जो टॉयज होते हैं ना, टॉय खिलौने, वो हमेशा उसी चीज के बनते हैं जो चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट करती होती है। तो आप लोगों को वुडन प्लग शायर के टॉय मिले हैं बहुत जगहों से, जिससे पता लगता है कि ये लोग जानते थे हल क्या होता है। ठीक है, और क्योंकि ज्यादातर लकड़ी के बनाते थे तो शायद इसलिए अभी तक इसका कुछ बचा नहीं है। इसके बाद बात करते हैं मेटलर्जी की। मेटलर्जी मतलब कौन कौन सी मेटल्स के बारे में ये लोग जानते थे। बेटा मेरी क्लास अभी तो वीक में एक ही दिन है, मोस्ट प्रोबेबली मैं मंडे भी लूंगा। ठीक है, अभी मेरी बात और जगह चल रही है, एक टाइम का थोड़ा इश्यू आ रहा है, बट होगी मॉर्निंग में ही। मतलब सबसे पहले मैं ही लूंगा, उसके बाद मैं सुला दूंगा, फिर तुम आगे सोते रहना। देखो हिस्ट्री चलेगी अभी लंबी चलेगी यार, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ना है आप लोगों को। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एंशंट से आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एंशंट कोई नहीं पढ़ता। थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मिडेवल, और सबसे इंटरेस्टिंग मॉडर्न। एंशंट बहुत बोरिंग है। इसलिए अब ज्यादातर क्वेश्चन यूपी में खास करके और राजस्थान की जुडिशरी में एंशंट से बहुत लोग पूछ रहे हैं ये लोग। राजस्थान में राजपुताना इतिहास, राजस्थान में नहीं आता, फिर यूके में है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आता है जीएस। हाँ उत्तराखंड में आता है, यूपी में आता है, सॉरी सॉरी सॉरी, बिहार में तो खैर आता ही है। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं ये लोग। यूपी में तो खैर है ही मेन स्टेज जीएस का। यूपी में तो आप मतलब भूल ही नहीं सकते कि जीएस के बिना कुछ हो जाएगा। बिहार का मैंने देखा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिहार में पता नहीं जीएस है या नहीं है। मेरे पास यूपी और यूके की तो वो सिंगल्स की बुक है, वो लास्ट 10 ईयर्स जो आती है ना, उसमें तो है। और ज्यादातर क्वेश्चंस आ भी एंशंट और मॉडर्न से ही रहे हैं। ये लोग मिडेवल को स्किप कर रहे हैं। और मिडेवल को स्किप करने के पीछे ना कभी कभार सरकारी रीजंस भी होते हैं यार। एनसीईआरटी में से मुगल्स और दिल्ली सल्तनत के बहुत से चैप्टर्स को हटा दिया गया है। तो ये भी शायद हो सकता है कि इसलिए मिडेवल बहुत ज्यादा नहीं है। मराठा एम्पायर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठा क्योंकि एनसीईआरटी कवर नहीं करता, और क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। हाँ, तो कौन कौन से मेटल्स के बारे में ये लोग जानते थे, पहले तो मेटल के नाम लिख लो यार। सबसे पहले तो लिखिए गोल्ड। फिर लिखिए सिल्वर। गोल्ड, सिल्वर। फिर लिखिए कॉपर।
कॉपर, टिन, कॉपर, टिन, उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए कर्नाटक। जहां पे गोल्ड लिखा है वहां पे कर्नाटक लिख दीजिए। जहां कॉपर लिखा है वहां लिख दीजिए राजस्थान एंड ओमान। राजस्थान एंड ओमान। मैम मैं इंस्टीट्यूट नहीं छोड़ रहा हूँ मैम, नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ तक पहुंच गए मैम? नहीं नहीं, मैं आया ही पहली बार हूँ, मैं छोड़ूंगा कैसे? नहीं, उनको मजा आ रहा है पढ़ के, मजा आना भी चाहिए, हिस्ट्री एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बता दूं, मैं केरोडीमन में हिस्ट्री का ही अभी एडहॉक प्रोफेसर हूँ फिलहाल तो। जब तक बाल सफेद नहीं होते तब तक तो नहीं परमानेंट होऊंगा। तो फिलहाल तो आप हिस्ट्री, इतना मैं वादा कर सकता हूँ कि थोड़ा अलग तरीके से पढ़ोगे इस बार इतिहास, जैसे नहीं पढ़ा होगा पहले, क्योंकि मैं भी सोया हूँ बहुत बार। हिस्ट्री नहीं पढ़ानी आती है लोगों को, क्योंकि स्टोरीज नहीं पता होती ना। तो बहुत सी स्टोरीज बताऊंगा, जैसे जहांगीर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जहांगीर ने ना अपनी एक बुक लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, और सब अपने बारे में अपनी खासियत ही बताते हैं, अचीवमेंट्स इसने भी बताई। इसने बोला कि पहले मैं बादशाह बनने से पहले 75 कप्स ऑफ अल्कोहल पिया करता था डेली। ठीक है। और क्योंकि अकबर मर गया है अब, और मेरे पास सल्तनत आ गई है, तो बड़ी ना कंधों पर जिम्मेदारी आ गई है, इसलिए मैं अब बस 45 कप्स ही पीता हूँ। तो एक तो ये मतलब बहुत पेसिमिस्टिक है ये आदमी। और देखो, खुद पियो तुम जितनी पी सकते हो, कोई दिक्कत, तुम्हें दूसरों की नहीं छुड़ानी चाहिए ना भाई, सिंपल। खुद तो तू साले छोड़ नहीं रहा, फिर तूने पूरे की पूरे मुगल एम्पायर में अल्कोहल बैन कर दिया कि कोई नहीं पिएगा। सोचो, खुद भी तो छोड़, तब तो लगेगा। खुद तो तू पी रहा दबा दब, दूसरों की तुमने छुड़वा दी। तो ये थोड़ा सा मुझे बदबख्त आदमी लगता है जहांगीर। और बेटा, हर आशिक को ना अपनी वाली में एक रोशनी नजर आती है, ये भी आपको बता दूं। और जब आपको नजर आए, इसका मतलब यू आर वेरी क्लोज कि तुम्हारा अब कटने वाला है। इसका भी हुआ। और इसने अपनी बीवी को बोला कि तुम्हारे में मुझे दुनिया की रोशनी नजर आती है। सोचो सूरज को क्या बुरा लगा होगा, सूरज बोला साले यही है दुनिया की रोशनी। इसलिए इसने अपनी बीवी का नाम डाला नूर ए जहान, कि तुम दुनिया का नूर हो। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे चीजी चीजी वर्ड्स बताऊंगा ना, रात को चिपकाना भाई साहब। तो एक तो टिन है ना, लिखो टिन। टिन के ब्रैकेट में लिख दो ईरान अफगानिस्तान। टिन आया है ईरान और अफगानिस्तान से। हाँ बेटा, मैं टिन में लिखवा रहा हूँ, टिन। बेटा बिल्कुल इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा है। पहले गोल्ड लिखवाया था, गोल्ड में कर्नाटक लिखना है आप लोगों को। फिर टिन लिखवाया था, टिन में आप लोगों को लिखना है ईरान और अफगानिस्तान। कॉपर, कॉपर में आप लोगों को मैंने लिखवाया था राजस्थान और ओमान। ओमान एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, आपको लोकेशन मैंने बताई थी, इंडिया से बहुत दूर नहीं है। ठीक है। फिर है प्रीशियस स्टोन्स। प्रेशियस स्टोन्स, बहुमूल्य पत्थर जो होते हैं ना, जो आप मतलब जो कभी कभार लोग अंगूठियों में पहनते हैं। प्रेशियस स्टोन से लोग कहां से मंगाते थे? ये तीन जगह से मंगाते थे प्रेशियस स्टोन्स। गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। और जहां पे सिल्वर लिखा है ना आप लोगों ने, सिल्वर इंडियन ओरिजिन कर दीजिए। बिल्कुल बेटा, सिल्वर के बारे में बता रहा हूं। सिल्वर आप राजस्थान लिख दीजिए। सिल्वर में हमें कोई पहली बात तो सोर्स अननोन है, बट अपन को लगता है कि शायद ये राजस्थान से ही आता होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सारे इन लोगों के ट्रेडिंग रस्ते हैं। मतलब अगर आप लोगों से पूछा जाए ना कि क्या हड़प्पन लोग कभी बाहर के लोगों से ट्रेड ही नहीं करते थे, नहीं सर, करते थे ये लोग ट्रेड। और ट्रेड के बहुत बहुत सारे एविडेंस मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें मेटल्स तो आप लोग मेरे साथ पढ़ ही रहे हैं। मेटल, मेटलर्जी में एक पॉइंट और लिख लीजिए बस, ब्रॉन्ज वॉज डिस्कवर्ड इन दिस एज। ब्रॉन्ज वॉज डिस्कवर्ड इन दिस एज। Bronze was discovered in this age. That's why bronze was discovered in this age. That's why Harappan civilization is called Bronze Age civilization. Bronze was discovered in this age. That's why Harappan civilization was called Bronze Age civilization. फिर बात कर लेते हैं इन लोगों के स्क्रिप्ट के बारे में। हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखिए। हड़प्पन स्क्रिप्ट यूज टू बी
हड़प्पन स्क्रिप्ट यूज्ड टू बी पिक्टोग्राफिक इन नेचर। हड़प्पन स्क्रिप्ट यूज्ड टू बी पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक इन नेचर, पिक्टोग्राफिक का मतलब होता है यूज ऑफ सिंबल्स इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। यूज ऑफ सिंबल्स इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। और ये लिखते कैसे थे? अब आता है लिखने का तरीका। आप लोग लिखते हैं राइट से लेफ्ट, भाई आप तो राइट से लेफ्ट लिखते हैं, ये थोड़े टेढ़े से हैं, ठीक है। ये अपनी स्क्रिप्ट को लिखते हैं पहले लाइन में राइट से लेफ्ट, सेकेंड लाइन में लेफ्ट से राइट, फिर थर्ड लाइन में राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, लाइक स्नेक द लेटर्स, ठीक है जी। और इस तरीके के लिखने के स्टाइल को कहा जाता है बोस्ट्रोफिडन। दिस इज बोस्ट्रोफिडन स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो स्क्रिप्ट तो पिक्टोग्राफिक है, मगर लिखने का तरीका बोस्ट्रोफिडन है। स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफिक बट द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज बोस्ट्रोफिडन। बोस्ट्रोफिडन का मतलब हो गया पहली लाइन में राइट से लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से आगे चल रहे हैं। और क्योंकि स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो जिस चीज पर लिखा करते थे, देखो आज तो आप पेपर पर लिख रहे हो, बट इन लोगों के पास पेपर नहीं था। और पेपर इंडिया में आता भी 14-15 सेंचुरी में जाकर है। पेपर बहुत बाद में आया था इंडिया में। और कहां से आया था तो बता दूं, बगदाद। इंडिया में पेपर की एंट्री बगदाद से होती है। और दुनिया में सबसे पहले पेपर बनाया था चीनियों ने, चाइनीज। चाइना से पेपर बगदाद पहुंचा और बगदाद से पूरी दुनिया में फैला ये पेपर, और बगदाद से ही इंडिया में आया है। इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जिस चीज पर ये लोग लिखा करते थे वो क्ले का टुकड़ा होता था, स्क्वायर शेप में और कभी केवल रेक्टेंगुलर शेप में भी। और जब तक ये क्ले गीली होती थी तब तक आप इस पे इंप्रेशंस बनाते थे, ठीक है। और उसके बाद इस क्ले के टुकड़े को भट्टी में जला दिया जाता था या धूप में रख दिया जाता था। और आपको पता है सूखने के बाद तो क्ले बिल्कुल पत्थर हो जाती है। और इस क्ले के टुकड़े को ये लोग सील कहते हैं। दिस इज हड़प्पन सील, जिसको कई बार हम लोग टोकन्स भी कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं ना ये लोग। तो ये जिस पर लिखते थे, मतलब इनका जो लिख लीजिए, हड़प्पन डॉक्यूमेंट्स यूज टू बी रिटन ऑन, हड़प्पन डॉक्यूमेंट्स यूज टू बी रिटन ओवर सील्स। हड़प्पन डॉक्यूमेंट्स यूज टू बी रिटन ओवर सील्स। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट सील के नाम भी पढ़ाऊंगा, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सील का नाम हमने डाल दिया, पशुपतिनाथ सील। अभी पशुपतिनाथ क्या है यार? एक छोटे से स्क्रिप्ट सील के टुकड़े के ऊपर एक क्रॉस लेग्ड आदमी बैठा हुआ है योगिक पोस्चर में, ठीक है, समाधि में है। और 4-5 तरीके के एनिमल्स उसके चारों तरफ है। आप लोगों से यही पूछ लिया जाता है कि इसके राइट हैंड साइड में कौन से 2 एनिमल्स है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन से 2 एनिमल्स है। और उसी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का ऊपर हम लोगों को वर्णन भी दिखता है, मतलब किस तरीके से ये लोग लिखा करते थे। मैं एक बार दिखा दूं आप लोगों को स्क्रिप्ट कैसे लगती है। ये है वो पशुपतिनाथ की सील। और अगर आप इसके ऊपर देखो ना, ये है हड़प्पा का लिखने का तरीका। दिस इज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। कोई वर्ड नहीं दिखेगा आप लोगों को। ये क्या लिख रहे हैं इनको पता है बस, ये तुम्हें नहीं पता। और ये हम पता कर सकते हैं अगर सुपर कंप्यूटर्स इन लोगों को दे दिया जाए, एएसआई वालों को। बट जैसे कि मैंने बोला कि तब तक पैसा नहीं मिलता जब तक वोटिंग कुछ मजा नहीं आ जाता कि भाई एक नेशनल मुद्दा मिल जाए। जैसे कि राम सेतु, राम सेतु मैनमेड है नहीं है, इसमें बहुत पैसा उड़ाया हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी जुड़ी हुई है यहाँ से, समझ रहे हो। और अभी तक कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ है कि ये नेचुरल है भाई, अभी तक। और ना तुम होने दोगे, तो क्यों होने नहीं दोगे? क्योंकि देखो यार, जिस पार्टी के टाइम पर ये राम सेतु टूटा, उस पार्टी का 100 सालों के लिए सुपड़ा साफ है भारत से। क्यों? क्योंकि हम लोग देखो रिलीजियसली सेंसिटिव लोग हैं। तो वो तो है ही है, दंगे तो खैर होंगे ही। तो वो तो खैर इंडिया में मजा आता है, कुछ नहीं बैठे तो चलो दंगे कर लेते हैं, आगे करते हैं। चलो बेटा, अब मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। इंपॉर्टेंट चीजें मैं ऑलमोस्ट आप लोगों को लिखवा चुका हूं। अब मैं साइट एनालिसिस पर आ रहा हूं। साइट एनालिसिस मतलब हड़प्पा के
कौन कौन सी साइट से आप लोगों को क्या क्या मिला, और क्वेश्चन ज्यादातर यही से आने होते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को, रॉक एडिक्ट्स पर भी यही सिंबल यूज होते थे। नहीं यतेंद्र जी, रॉक एडिक्ट इंडिया में यूज होते हैं मौर्यन सिविलाइजेशन के समय से। मौर्य से पहले रॉक एडिक्ट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इन लोगों के टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं थे। जी, साइट एनालिसिस पे आ रहा हूं। सबसे पहला जो जगह है वो वही लिख लेते हैं, हड़प्पा, जिसको सबसे पहले खोजा गया था। और जैसे कि मैंने बोला, अगर किसी जगह के पास में कोई रिवर है तो रिवर का नाम आप लोगों को पहले लिखवाऊंगा। तो लिख लीजिए, हड़प्पा के साथ में जो रिवर है, दैट रिवर इज, एक मिनट रुकिए यार, ये क्या हो गया। रिवर वो लिखिए पहले, तो रावी लिख लीजिए। हाँ अब ठीक है। हाँ जी, हड़प्पा के पास में जो रिवर है दैट इज रावी। फिर बात करता हूं फाउंडर की, जिसने मतलब हड़प्पा को खोजा। 1921, डेट डाल दीजिए 1921, दयाराम साहनी। अब ये डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है यार, क्या वो आप लोगों से डेट पूछेगा? हिस्ट्री में क्या डेट पूछी जाती है? ये आप लोगों के दिमाग में शायद ये क्वेश्चन पहले से ही होंगे, मैं आपको बता दूं, नहीं, डेट पूछना एक बहुत ही कॉमन सा अब तुच्चा सा काम है। अगर मैं कोई इवेंट की डेट पूछ रहा हूं ना, तो मैं बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हाँ मैं बता रहा हूं, अगर मैं किसी चीज की डेट पूछ रहा हूं तो मैं बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बट मुझे क्वेश्चन ऐसे पूछना है जिसको सुनते ही देखते ही तुम लोगों के बिल्कुल होश उड़ जाए, मतलब तुम भाग जाओ, जुडिशरी सॉल्व करने का तुम्हारा मन ना करे। तो हम क्या करते हैं आजकल, 5 इवेंट लिख देते हैं एक पेपर में और बोलते हैं अरेंज कर, पहले कौन सा हुआ बाद में, डेट नहीं पूछ रहे तेरे से। बस तू इतना बता दे कि ये 5 इवेंट्स अरेंज करके कैसे लगेंगे। अब इसमें क्या हुआ, अगर वो डेट पूछेगा तो वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, और अगर वो अरेंज करने के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब वो एक ही में 5 क्वेश्चन पूछ लिया उसने। इसलिए डेट्स पर तो बिल्कुल दिमाग मत लगाना। मैं पर्सनल एडवाइस दे रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन यहां पर ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ही आएंगे। तो अगर आपको ऑर्डर भी याद आ रहा है ना, जो कि याद करना आसान है डेट से, भाई ईयर याद नहीं होते हैं मुझे पता है, बट इतना इंसान याद कर लेता है कि कौन सा पहले कौन सा बाद में हुआ था, बस उतना हो जाएगा आप लोगों से। और एक दिन में हिस्ट्री याद नहीं होती है, और कोई भी कुछ भी याद नहीं होता इनफैक्ट। तो मैं तो यही बोलूंगा, रेगुलर रीडिंग करते रहोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली माइंड में रजिस्टर होती रहेंगी। रटना मत, नहीं याद होंगी बेटा बिल्कुल भी। तो दयाराम साहनी 1921 में इसको खोजा था इन्होंने। आइए बात करते हैं हम लोगों को क्या मिला है हड़प्पा से। अब इंपॉर्टेंट चीजें आ रहा हूं मैं हड़प्पा में। सबसे पहले तो अपन लोगों को मिला है ग्रेनरीज। क्या होता है ग्रेनरी? आज की डेट में तो खैर इसका ट्रेंड आउट ऑफ फैशन हो गया है। पहले आपके दादा परदादाओं के टाइम पर ना, हर किसी के घर में एक ड्रम होता था, टीन का बना हुआ होता था। इसमें गेहूं धोकर सुखाकर स्टोर कर ली जाती थी। और फिर दादियों का काम होता था कि रोटी खाने से पहले वो थोड़ी सी गेहूं निकालती थी, पीसती थी, आटा गूंथ के फ्रेश खिलाती थी। भाई आजकल तो ये नहीं है ना, आजकल तो आशीर्वाद आ रहा है। तो मम्मी बोलती ये खाना तो खा वरना बाहर से। अब क्यों? क्योंकि अब फूड की शॉर्टेज नहीं है मार्केट में। आपको पता, आप अभी निकलोगे और हाथ के हाथ आप लोगों को खाना मिल जाएगा। पहले बड़ा मुश्किल होता था, इतनी इतनी मार्केट्स वगैरह डेवलप नहीं थी। तो लोगों को आदत थी कि वो जो खाना है या जो आटा, सबसे ज्यादा आटा ही लगता था। तो आटे को हम लोग एक एक महीने का आटा स्टोर करके रखते थे। यहां तक क्लियर हुआ? और यहां पर भी ऐसा ही होता था, किसानों से बोला जाता था कि आप जो भी उगा रहे हैं, जैसे वीट और बार्ले, मैंने बोला सबसे ज्यादा खाते थे ये लोग। वीट और बार्ले को कहा जाता था सरप्लस, जो प्रोडक्शन में इसको बढ़ाओ, जितना ज्यादा उगा सकते हो उगाओ, और जो बच जाएगा ना, उसको अपन लोग एक बड़े से कमरे में बंद कर देंगे। आज भी सरकार करती है। क्यों? और इस सिस्टम को सरकार आज बोलती है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एमएसपी पे जो माल तुम खरीदते हो, कहीं तो स्टोर करेगी ना सरकार, वो राशन शॉप्स के जरिए आप सस्ते में या फ्री में जो पुअर लोग हैं उसको बेच देते हो। आज भी चलता है ये काम, उस टाइम पर भी चलता था। और जिस कमरे में आप फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हो, उस कमरे को कहा जाता है ग्रेनरी। अगर मैं हड़प्पा की बात करूं तो हड़प्पा में आप लोगों को 2 रोज मिली हैं, और 2 रोज में 6 ग्रेनरीज इन लोगों ने बनाई थी। मतलब 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। यहां तक क्लियर हुआ? तो इसको कहते हैं रो ऑफ 6 ग्रेनरीज इन टू। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट, 6 ग्रेनरीज अरेन्ज्ड इन 2 रोज। हड़प्पा में मिली हमें 6 ग्रेनरीज अरेन्ज्ड इन 2 रोज।
नेक्स्ट, वर्कमैन क्वार्टर्स। वर्कमैन क्वार्टर का मतलब क्या होता है? काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, अक्सर आपके घरों में भी आप देखते हैं, आप तो खैर बंगलों में बनाते थे ये लोग, तो एक छोटा सा कमरा हम लोग जनरली सर्वेंट को दे देते हैं, उसको क्वार्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो उसको वर्कमैन क्वार्टर बोलते हैं आप लोग, यहां पे देखने को मिला है। नेक्स्ट, सिमेटरी। सिमेटरी का मतलब कब्रिस्तान, और यहां पे सिमेटरी का नाम डाल दिया है, एक एक नाम, RH37। हड़प्पा की सिमेटरी को RH37 कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर 37 डेड बॉडीज एक साथ मिली है आप लोगों को इस जगह पर, तभी इसकी सिमेटरी का नाम RH37 है। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ अ डॉग चेजिंग अ डियर। ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ अ डॉग चेजिंग अ डियर, मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये ब्रॉन्ज का बना स्कल्पचर बनाया आपने डॉगी का, जो जो डियर के पीछे भाग रहा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन ही पढ़कर आपको लगता है कि यार ये कहां से पूछ लिया इस आदमी ने। जैसे कि मैंने बोला, सब एनसीईआरटीज में लिखा हुआ है। और जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कभी के बाद, ये लोग क्या साइंस के बारे में जानते थे? भाई अगर जो इंसान अर्थमेटिक्स का इतना बढ़िया नॉलेज रखता होगा, मेरे हिसाब से साइंस के बारे में तो कुछ पता ही होगा इन लोगों को। ह्यूमन एनाटॉमी, एनाटॉमी समझ में आता है, मानव के शरीर के अंगों क्या। आप लोगों ने 2 सैंडस्टोन स्टैचू बनाए थे ह्यूमन ऑर्गन्स के। इसका मतलब ये लोग जानते थे कि मानव के कौन कौन से ऑर्गन्स है। क्या पता इन लोगों की टाइम पर कुछ ना कुछ तो साइंस में तरक्की हुई होगी। तो हड़प्पा से आप लोगों को एक और चीज मिली है, टू सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ, टू सैंडस्टोन, टू सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ, टू सैंडस्टोन स्टैचू डिपिक्टिंग ह्यूमन एनाटॉमी, लिख दीजिए, ऑफ काट दो। टू सैंडस्टोन स्टैचू डिपिक्टिंग ह्यूमन एनाटॉमी, स्पेलिंग ANATOMY, डिपिक्टिंग ह्यूमन एनाटॉमी। टू सैंडस्टोन स्टैचूज डिपिक्टिंग ह्यूमन एनाटॉमी, दिस इज हड़प्पा। आगे आ जाओ, दूसरा नगर। हड़प्पा में इतना ही लिखना है आप लोगों को। दूसरा टाउन इज इवन इंपॉर्टेंट, और इसको मोहेंजोदारो कहते हैं। अगर वो ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी आपने, अगर नहीं देखी बेटा बिल्कुल जिंदगी में देखना भी मत, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सोचो यार, जिसके बारे में तुम अभी तक पढ़ नहीं पाए, इस आदमी ने लव स्टोरी भी बना दी। ऐसा हुआ नहीं था कुछ भी। हिस्ट्री के साथ साफ साफ खिलवाड़ है ये। मोहेंजोदारो की बात करते हैं, पहले तो रिवर की बात कर लेता हूं मैं, किस रिवर के पास में ये टाउन बसा हुआ है। रिवर का नाम है इंडस। रिवर का नाम इंडस है। और इसको सबसे पहले किसने निकाला खोजना? 1922 में खोजा, अगले ही साल खोज लिया इसको। और किसने खोजा? रखल दास बनर्जी। आदमी का नाम है रखल, RAKHAL, रखल दास बनर्जी। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि अभी तक सभी हड़प्पन टाउन्स में से सबसे बड़ा यही है, इससे बड़ा कोई हड़प्पन टाउन नहीं है। और यहां पर आप लोगों को एक असेंबली हॉल मिला है। अब दिमाग लगा के चलना, किसी एक एरिया पर असेंबली हॉल मिल रहा है, इससे क्या मतलब निकलता है दिमाग में? असेंबली हॉल की पहली बात तो, यूज क्या होता है? असेंबली हॉल का यूज होता है डिबेट्स करने के लिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि शायद मोहिंजोदारो कैपिटल हो सकती है? क्योंकि असेंबली हॉल और तो कहीं है नहीं, एक तरीके से पार्लियामेंट हाउस जैसा ही तो हो गया यार। बात समझ में आई ना मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि हम बस बोल ही सकते हैं, कंफर्मिटी से कुछ नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ये स्क्रिप्ट तो पढ़ी नहीं आप लोगों ने। तो मोहिंजोदारो के बारे में लिखिए पहला पॉइंट, असेंबली हॉल, असेंबली हॉल। दूसरा पॉइंट, लार्जेस्ट हड़प्पन टाउन ऑफ ऑल। यहाँ पर चाय वाय तो मिलती है, कोई रिवाज है देने का? अच्छा है, मतलब है ना, मतलब मैं कुछ, मैं मांगूंगा तो ऐसा नहीं लगेगा लड़की का हाथ मांग लिया है? तो बोल दो ना। चलो कोई नहीं, मैं वैसे ही देख रहा हूँ, देखता हूँ, कोई आया भी नहीं ना यार, पानी वानी पूछ लेते, शायद अपने ही लेके आना पड़ा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, बस इतना ही बहुत था। कहा था मैं, कोई बाहर से सुन रहा है मेरी आवाज तो आ जाए अंदर। आ रहा है कोई? आ रहा है? कोई नहीं मैम, आगे गिर मत जाना मैम।
पता लगे चाय के चक्कर में आप ही तो पड़े। यार यहाँ पे कि समोसे वाला भी बैठता है क्या? दूर है, अगर मैं मंगवाऊँ तो आ जाएंगे? फिर छोड़ो, चाय आ जाएगी। चाय भी नहीं आएगी, कोई नहीं, तो टेंशन नहीं लेनी अपने को। कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में देख लूंगा। चले लिखते हैं, कोई लिखो। कहा था मैं? हाँ, लार्जेस्ट हड़प्पन टाउन ऑफ ऑल। लार्जेस्ट हड़प्पन टाउन ऑफ ऑल। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। अब आप लोगों को यहां पर एक बड़ा सा ना स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर मिला है। आपको पहले ही बता दूं, ये बिल्कुल स्विमिंग पूल नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार यहाँ पे ये तो ऐश कर रहे थे साले। ऐसा नहीं है यार। हिंदू कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिलीजियस बात। ठीक है, और रिलीजियस बात का ट्रेडिशन हर कल्चर में है। हिंदू कल्चर में गंगा नहाना है। ठीक है, अगर मैं मुस्लिम कल्चर की बात करता हूं तो यहां पर मक्का मदीना से यात्रा शुरू होती है ना, तो वहां पर एक काबा, एक एरिया है काबा, और काबा में है पौंड। तो काबा में नहाकर निकलते हैं। तो यहां पर भी उसका रिलीजियस बात का फंक्शन हो गया। सिखों में है हरमंदिर साहिब का तालाब। हर हर गुरुद्वारे में एक तालाब दिखेगा आपको, जिसको अमृत कुंड कहते हैं। तो यहां पर भी एक तरीके से रिलीजियस बात का एक प्रोमिनेंस है। अब बात करता हूं सिखों ईसाइयों की, क्रिश्चियंस। यहां पर आपके पास होली वाटर होता है। हालांकि नहाते तो नहीं हो तुम लोग, बट चर्च में अब संडे मॉर्निंग प्रेयर्स में जो बिशप होता है वो होली वाटर का छिड़काव करता है सभी के ऊपर। तो देखा जाए तो पानी का महत्व तो सभी रिलीजन में ही है। यहां तक क्लियर हुआ? तो इस ग्रेट बात को रिलीजियस इंपॉर्टेंस के साथ जोड़ा गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ग्रेट बात। एक स्ट्रक्चर मिला है जिसको ग्रेट बात कहा जाता है। और अगर मैं ग्रेट बात की बात करूं तो ये एरिया कुछ इस तरीके से आप लोगों ने इसको बनाया है, जिसमें उतरने के रास्ते केवल नॉर्थ और साउथ से ही होते थे। इसके नीचे के प्लेटफॉर्म को चारकोल से आप लोगों ने कोट किया है ताकि वाटर रेजिस्टेंट बन जाए। और ग्रेट बात अगर ये नहाने के लिए नहीं होता, मतलब अगर लग्जरी की आइटम होती, तो ये सब चीजें यहां पर नहीं मिलती जनरली। आप लोगों ने क्या किया, इस ग्रेट बात के स्ट्रक्चर के चारों तरफ, अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ, आप लोगों ने कमरे बनाए हैं। रूम्स आर बिल्ट। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोगों को मिलता है मोहिंजोदारो से, विच इज कॉल्ड ग्रेट बाथ। नेक्स्ट, फिर मिलती है ग्रेट ग्रेनरी। मतलब हड़प्पा में तो 6 कमरे बनाए थे, यहां पर एक ही बड़ा सा बना दिया, जिसको बोला जाता है ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी। फिर मैंने तुम लोगों को वो पशुपति नाथ की सील दिखाई थी ना, ये वाली। ये पशुपति नाथ की सील, अरे तू क्यों आई? ये डांसिंग गर्ल है वैसे तो। इसने बोला मुझे भी दिखा दो। तो ये डांसिंग, इनके बारे में भी पढ़ाऊंगा अभी मैं, है ना। मैम एक मिनट बस, हाँ बुरा मत मानना। अभी हम इस भाई साहब के बारे में लिख रहे हैं। सील का नाम लिखिए पशुपति नाथ सील। पशुपति नाथ सील। इस सील का नाम है पशुपति नाथ सील। और इसके डिस्क्रिप्शन पर आ जाते हैं अब हम। डिस्क्रिप्शन में लिखिए, इस आदमी की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो आपका राइट बनता है, ठीक है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ पहला जो वो है एनिमल, दैट इज एलिफेंट। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ एलिफेंट, नीचे की तरफ टाइगर। ऊपर एलिफेंट, नीचे टाइगर। राइट हैंड साइड में अगर मैं ऊपर की तरफ बात करता हूं, राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ राइनो, और नीचे की तरफ बफेलो। राइनो एंड बफेलो लिख लिया। और पैरों के नीचे है 2 हिरन, डियर्स। 2 डियर। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ पशुपतिनाथ सील। ठीक है, आगे चलते हैं। अ पीस ऑफ वोवन क्लॉथ। अ पीस ऑफ वोवन क्लॉथ। वोवन मतलब सिले हुए कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा मिला है, पीस ऑफ वोवन क्लॉथ। जिससे हम लोगों को यह समझ में आता है कि इन लोगों ने कॉटन के कपड़े बनाए थे। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला, डांसिंग गर्ल कहा गई मैडम, गिरी। डांसिंग गर्ल का स्टैचू ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इनकी वेस्ट पर कौन सा हाथ है, राइट या लेफ्ट? वेस्ट पे जो ऐसे खड़ी हैं, दिस इज राइट हैंड ऑन द वेस्ट, लेफ्ट हैंड हैविंग द बैंगल्स अप टिल शोल्डर। ये लिखना है मैम आपको डिस्क्रिप्शन, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े नोटोरियस लोग हैं, ये देखा तो सभी नहीं है इन्हें, इतने ध्यान से नहीं देखा होगा। हंसना नहीं मैम, देखो बुरी मान जाएगी। राइट हैंड ऑन द वेस्ट, लेफ्ट हैंड हैड बैंगल्स, मतलब राजस्थानी स्टाइल में बैंगल्स पहनी है इन्होंने। और जो वेस्ट पर हाथ है उसमें इतनी बैंगल्स नहीं है, अगर आप देख सकते हो तो। ठीक है, मैं इनको बहुत ध्यान से देखिए बेटा, तभी मैं कह रहा हूं क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी के बाद। ये सब चीजें ना एक्चुअली देखने लायक, और कितनी है ये, इतनी सी है, एक्चुअली में इतनी सी है। कहा जा रहे हैं देखने के लिए, सेंट्रल सेक्रेटरीट उतरेंगे आप, नेशनल म्यूजियम हम लोगों के पास एक, वहां पे कोई नहीं जाता, बिल्कुल बोरिंग जगह है, तुम जा सकते हो, बट वहां पर किसी चीज को हाथ मत लगाना बेटा, जिंदगी में फिर आखिरी बार लगा पाओगे। तो अरविंद केजरीवाल के बगल वाला खाली है सेल, तो यहाँ पर बिल्कुल मुकदमा चल सकता है आप लोगों पर, नेशनल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने का। सीआरपी से तुमने पढ़ाई है, नहीं पढ़ा तो भी पढ़ लोगे थोड़ी देर में, है ना, बट प्रैक्टिकल नहीं करना। आगे आ जाओ, अगली जगह है लोथल। दिस इज ऑल अबाउट मोहिंजोदारो। अब मैं लोथल पर आ रहा हूं। लोथल पहली बात तो गुजरात में है। अभी तक जो दोनों जगह बताई मैंने, हड़प्पा मोहिंजोदारो, दोनों पाकिस्तान में थी। अब इंडियन जगहों पर आ रहा हूं, लोथल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। लोथल सबसे पहले इसको ढूंढा किसने, बट उससे पहले कौन सी रिवर के पास में है? रिवर का नाम है भोगावा। लोथल जिस रिवर के पास है दैट इज भोगवा, इसको भोगावा लिख सकते हैं आप, हिंदी में इसको भोगवा बोलते हैं। भोगवा रिवर, लोथल जिसके पास में है, गुजरात में है ये जगह। अब किसने इसको सबसे पहले ढूंढा? 1954, 1954 एस आर राव, 1954 एस आर राव, ये लोथल को एक्सकवेट करने वाले भाई है। और इंपॉर्टेंट चीज अब आ जाते हैं, लोथल पर आपको क्या मिला। देखो, अगर किसी जगह पर आपको डॉकयार्ड मिल रहा है, डॉकयार्ड का मतलब होता है सिंपल सी बात, इसका मतलब तुम ट्रेड करते होंगे। डॉकयार्ड मतलब एक एक पॉन्ड जैसा जिसमें पानी भरा होता है, छोटी छोटी बोट्स आके वहां पर लगती है, तो जो बोट्स का पार्किंग एरिया होता है ना, उसको डॉकयार्ड बोलते हैं। तो अगर कहीं पर डॉकयार्ड मिल रहा है, वो भी लोथल जैसी जगह पर, इसका मतलब आप लोग लिंक पर तो थे। अगर मैं मैप आप लोगों के सामने थोड़ा सा बना के देखूं, क्या चीज? हाँ, उसका मैं पे करूंगा मगर, नहीं नहीं मैं ही करूंगा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं यार, ऐसा ना हो ना मुझे दोबारा बुलाओ ना। नहीं मैं ही करूंगा सर पे, ना 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 सर, नहीं फिर मत मंगवाना आप, नहीं नहीं नहीं, मैं ही करूंगा सर पे, आप प्लीज बोल देना। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको, दिस इज लोथल, ठीक है, और इस तरह के एरिया को बे बोला जाता है, बे, अबे नहीं, बे। बे होता है पानी का वो एरिया जो तीन तरफ से लैंड से घिरा हो। इतना क्लियर हुआ? और डिपेंडिंग अपॉन द साइज इसके तीन चार नाम हैं। इसको बे नहीं, बहुत छोटी है तो इसको आप गल्फ बोलते हैं, उससे छोटी है तो ये बाइट, सॉरी क्रीक हो जाती है, क्रीक, बाइट, बे, और नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले क्रीक, फिर गल्फ, फिर बे, फिर बाइट, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दिस साइज। ठीक है, तो ये लोथल है। और आप लोग क्या करते थे, ये पर्शियन गल्फ है, जैसे मैंने अभी आपको मैप पे दिखाया था, पर्शियन, ये सऊदी अरब है, बताया था यमन ओमान। तो इसके ऊपर जो सिविलाइजेशन है यहां पर, दिस इज मेसोपोटामिया। अभी हम लोगों ने मैप में देखा था, मेसोपोटामिया के लोग, हड़प्पन से लिंक इन लोगों के बीच में था, ये स्टेब्लिश्ड फैक्ट है, क्योंकि हड़प्पा से मिल रही है चीजें आपको मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया की चीजें आप लोगों को हड़प्पा से मिली है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो हमको लोथल में मिला है मैन मेड डॉकयार्ड, इसका मतलब इंटरनेशनली ये लोग ट्रेड करते थे, ये बात तो क्लियर है। बिल्कुल। इसको जो गल्फ रीजन है ना, ये आज भी गुजरात बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है हम लोगों का।
क्यों भाई? इस वाले एरिया को कहा जाता है गल्फ ऑफ कच्छ, और ये वाला एरिया है गल्फ ऑफ खंभात। गल्फ ऑफ खंभात, ये रीजन है गल्फ ऑफ खंभात, ये है गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, तो ये रीजन आज क्यों गुजरात में ट्रेडर्स बहुत ज्यादा है? क्योंकि सूरत, जामनगर सब इधर ही बसे हुए हैं सब। ठीक है, क्योंकि इसलिए ये आज भी कमर्शियली बहुत वाइबल है इंडिया के लिए। तो मैं लोथल के बारे में लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट, पहला तो है मैन मेड डॉकयार्ड। मैन मेड डॉकयार्ड। और मुझे गजब चीज यहां से मिली है, कपल बैरियल। कपल बैरियल का मतलब दो दो इंसान एक साथ दफनाते थे। अब देखो, तुम्हारे दादा गए, किसी की दादी गई, वैसे तो तुमने दादा को जीने नहीं दिया, मरने के बाद तो दे ही सकते हो। तो अब हमें नहीं पता क्या था, बट यहाँ पर दो दो लोगों को एक साथ दफनाया जाता है ना? शौकीन लोग थे ये। आगे चल रहे और मैंने आपको बताया था राइस हस्क यहीं से मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा मेंशन कर लो, राइस हस्क। नेक्स्ट, चेस गेम। चेस, शतरंज का खेल मैम, रावण की बीवी ने नहीं बनाया था, उससे पहले यहां पर भी मिला हमें। मंदोदरी का नाम सुनते हो ना तुम लोग चेस के बारे में? उसने तो खेली थी, जिसको खेला बोलते हैं, बड़ा खेला खेला था। आगे चलते हैं जी, ये तो लोथल हो गया। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट जगह पर। नेक्स्ट जगह है छन्हू दरो। छन्हू दरो, ये पाकिस्तान में चली गई। और यहां पर ना गजब चीज, जैसे पाकिस्तान की हालत है, यही से देख, उस समय भी ऐसी ही थी। इस जगह पर कोई अपर टाउन नहीं मिला। भाई एक पाकिस्तान, पहली बात तो हमारा बच्चा जरूर है, बट दुख बहुत होता है, बोलते हो गरीब है। देखो है तो हमारा ही खून ना, हमने पैदा किया तो 14 अगस्त को। अब दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान इज अ कंट्री, कुछ होते हैं बच्चे अब बाय मिस्टेक हो जाते हैं, तो इट्स अ मिस्टेकन कंट्री। तो छन्नू दारो बिल्कुल अरेबियन सी के पास में है, ये रहा। और यहां पर हर घर से आप लोगों को मिले हैं सीशेल्स, सीपियां और पर्ल्स, मोतियां। जिससे हमको पता लगता है, पहली बात तो अपर टाउन नहीं है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। छनू दरों में अपर टाउन नहीं है, हर घर से मिल रहे हैं सीशेल और पर्ल्स। क्या दिमाग में आ रहा होगा? इसका मतलब ज्वेलरी मेकिंग सेंटर हो सकता है ना मैम। अगर हर घर से मिल रहा है, इसका मतलब ज्वेलरी मेकिंग सेंटर होगा ना। यही से ज्वेलरी बनकर हर जगह जाती होगी। इसका मतलब क्या, छनू दरों में रहने वाले लोग सारे लेबर क्लास होंगे? अपर टाउन तो है नहीं भाई। ऐसा मैं, आज भी बहुत से स्लम डेवलप होते हैं, तो मैं कह सकता हूं छनुदरो हड़प्पन सभ्यता का स्लम होगा। यहां तक क्लियर है? तो आइए बात करते हैं छनुदरो के बारे में। पहला पॉइंट, किस रिवर के पास में है? रिवर है इंडस। रिवर होगी इंडस। फिर किसने खोला? खोजने वाले इंसान का नाम 1931 एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार, 1931। 1931 एनजी मजूमदार। तो जैसे कि मैंने बोला पाकिस्तान में है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिखिए, नो अपर टाउन। नो अपर टाउन, कोई अपर टाउन नहीं मिला। और मैं ये बोल सकता हूं, दिस इज द ओनली टाउन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन विदाउट अपर टाउन। इसके अलावा और कहीं पर भी ऐसा नहीं मिला हमें। हर जगह कहीं ना कहीं छोटा बड़ा अपर टाउन देखने को जरूर मिला है, यही से अपर टाउन देखने को नहीं मिला। फिर दूसरा, बीड मेकिंग एंड बैंगल मेकिंग सेंटर। बीड मेकिंग एंड बैंगल मेकिंग सेंटर। बीड मेकिंग एंड बैंगल मेकिंग सेंटर। ठीक है जी। तीसरा, यूज ऑफ काजल एंड लिपस्टिक। हंसना नहीं बेटे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यूज ऑफ काजल एंड लिपस्टिक वॉज डिस्कवर्ड। तुम सोच में पड़ जाओगे, अच्छा ये वहां पर भी होता था। होता तो था, बट तुम्हारी लिपस्टिक वो नीचे से घुमा के ऊपर निकल जाती है, इनकी ऐसी नहीं थी भाई। तो बहुत प्रिमिटिव लिपस्टिक्स हैं यहाँ पर। काजल वैसा ही है जैसे हम लोग बनाते हैं जनरली। काजल बनता कैसे है, तो जोत के ऊपर प्लेट रख दी जाती थी। ठीक है, तो वो जो कालक है फिर उसको खुरचा जाता है, फिर उसको भर दिया जाता है, हल्का सा पानी मिलाकर वो काजल बन जाता है। दिस इज हाउ काजल इज मेड। बहुत ही सिंपल है काजल बनाना। तो
बट यहाँ पर काजल और लिपस्टिक के जो एविडेंस आप लोगों को डिस्कवर हुए हैं वो बहुत गजब है। ज्वेलरी उस समय दोनों ही पहनते थे, पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते थे। और मतलब मुझे तो इमेजिन करते मजा आ रहा है, सोचो पुरुष बोल रहा तूने मेरा चोकर पहन लिया, उतार इसे। ठीक है, ये चूड़ियां मेरी थी। आगे चलते हैं। इंक पॉट भी मिला है हमें यहां से, इंक पॉट। जबकि लिखते ये लोग गाड़ गाड़ कर है, कोई पेपर नहीं है, बट इंक पॉट मिला। अपन को नहीं पता किस लिए यूज करते थे, बट मिला है। ठीक है, ये लोथल है, सॉरी ये छनुदरो है। लोथल में एक पॉइंट मैं भूल गया यार, प्लीज मेंशन कर लेना, एक पॉइंट लोथल में और ऐड कर लो। फायर अल्टार्स, फायर अल्टार बोलते हैं हवन कुंड को। लोथल में ऐड कर लेना बेटा ये पॉइंट, फायर अल्टार, हवन कुंड। किस लिए यूज होते थे नहीं पता भाई, यज्ञ पाठ हम लोगों को एविडेंस नहीं मिले हैं, बट हाँ हवन कुंड मिले हैं लोथल से। अब चलते हैं नेक्स्ट जगह, नेक्स्ट है कालीबंगन। नेक्स्ट इज कालीबंगन। पहली बात तो कालीबंगन, ये नाम इसका पड़ा कैसे? कालीबंगन की स्पेलिंग KALIBANGAN, क्योंकि यहां पर जली हुई चूड़ियां मिली हैं आपको। जली हुई चूड़ियों पर कार्बन चिपक जाता है, वो ब्लैक हो जाती हैं। तो ब्लैक कलर बैंगल्स की वजह से इसका नाम कालीबंगन पड़ा, पहला पॉइंट। ठीक है, बट उससे पहले किस रिवर के पास में है? रिवर का नाम है घग्गर रिवर। घग्गर रिवर अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है यार, पहले कभी ये बहती थी, अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है रिवर घग्गर। GHAGGAR, रिवर घग्गर। दिस इज रिवर घग्गर। ठीक है, और हाँ जी, अब किसने इसको खोजा? 1953, 1953 अमालानंद घोष, अमाला नंद घोष, अमालानंद घोष 1953, ये इसके फाउंडर है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। कौन सी जगह थी? कालीबंगन। पहली बात, ब्लैक कलर बैंगल्स, जिसको जरूर आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, बर्न्ट बैंगल्स थी हैं। जली हुई चूड़ियां है इसलिए ब्लैक कलर की हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं हम लोग छनु सॉरी कालीबंगन पर। एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, यहां पर भूकंप के थोड़े बहुत साक्ष्य आप लोगों को मिले। एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक। फायर अल्टार्स यहां से भी मिले हैं, और हड़प्पा के केवल दो ही जगह ऐसी हैं जहां से फायर अल्टार्स मिले हैं, लोथल एंड कालीबंगा। ठीक है, फायर अल्टार जहां पे मिले हैं। नेक्स्ट, यहां पर ईंटों को भट्टी में नहीं जलाया जाता था, सन ड्राइड ब्रिक्स यहां पर यूज होती थी। सन ड्राइड ब्रिक्स, ईंटों को धूप में सुखा दिया जाता था और वही यूज करते थे ये लोग। कालीबंगा क्योंकि राजस्थान में है तो बहुत ही कम रेनफॉल होती है, या होती नहीं है, नेग्लिजिबल है, तो इसलिए सन ड्राइड ब्रिक्स भी चल जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, इसलिए शायद। यहां पर एक गजब वो चीज और मिली आप लोगों को। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अपर टाउन ही फोर्टिफाइड होता था, लोअर टाउन फोर्टिफाइड नहीं होता था, बट यहां पर लोअर टाउन भी फोर्टिफाई हुआ है। तो लिख लीजिए, हियर द लोअर टाउन वॉज फोर्टिफाइड। यहां पे लोअर टाउन की भी फोर्टिफिकेशन वॉल्स देखी गई है, जनरली जो नहीं देखी जाती थी। लोअर टाउन वॉज फोर्टिफाइड। बेटा रिवर कैसे एक्सटेंड हो जाती है, आइए बात करते हैं कि रिवर घाघरा थी कौन सी। अलकनंदा भगीरथी के ज्वाइन होने से बनती है गंगा, ये तो पता ही है आप लोगों को। और जहां पे ज्वाइन होती है वो रुद्रप्रयाग है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना, जो गंगा में मिल जाती है इलाहाबाद में जाकर। दिस इज यमुना। ठीक है, और अभी आपको बताया था एक रिवर निकलती है सतलुज, जो इंडस में मिल जाती है। दिस इज सतलुज। और अभी मान के चलता हूं कि ये रिवर इंडस है। दिस इज रिवर इंडस। हमारे पास एविडेंस है जो ये बोलता था कि पहले सतलुज इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं थी, यमुना गंगा की नहीं थी, तो ये दोनों आपस में मिला करती थी, और इनके दोनों के मिलने की वजह से एक रिवर निकलती थी जो बाद में जाकर इंडस में मिल जाती थी, एंड दिस रिवर इज कॉल्ड घग्गर। माना जाता है कुछ सीज्मिक एक्टिविटी हुई होगी, भूकंप आया होगा,
जिसकी वजह से सतलुज तो चली गई इंडस साइड, यमुना गंगा साइड, और इस रिवर का सोर्स ये खाली होने लगा। धीरे धीरे पानी सूखने लगा एंड इट बिकेम एक्सटेंट। दिस इज हाउ द रिवर एक्सटेंट। अब आज कैसे पता लगा? यार आपको रिवर बेड तो दिख ही जाता है ना, रिवर में पत्थर गोल होते हैं, ये तो दिख ही जाता है। इस बेसिस पर समझ में आता है कि ये घग्गर रिवर पहले कभी बहा करती थी। बहुत से लोग तो इस रिवर को सरस्वती भी मान लेते हैं। वो गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती रिवर इसको कहा जाता था, ऐसा बोला जाता है, कहीं लिखा नहीं है वैसे। आगे चल रहा हूं, कालीबंगा की बात कर रहे हैं। बोन्स ऑफ कैमल, आप लोगों को यहां पर कैमल बोन्स मिली हैं। बोन्स ऑफ कैमल, कैमल ऊंट। कितने टाउन हो गए? हड़प्पा हो गया, मोहिंजोदारो, छनुदारो, लोथल इज डन, कालीबंगा इज डन, है ना? 5 हो गए। चलिए नेक्स्ट, छठा, बनावली। नेक्स्ट टाउन है बनावली, ये हरियाणा में है। बनावली, रिवर घग्गर रिवर, ये भी रिवर घग्गर ही है। और हरियाणा के किधर? तो हिसार में पड़ता है बनावली, हरियाणा के बहुत दूर नहीं है यहाँ से। और कोई है हिसार से? 1974। इसको ढूंढा किसने? 1974, आर एस बिस्ट। 1974, आर एस बिस्ट। मजा आएगा मैम फिर तो आज। तुम लोग वैसे कहाँ कहाँ से हो? कौन यूपी से? आप तीनों? कहा यूपी में? कहाँ से? आप भी यूपी में? अरे मैम वेरी गुड। कानपुर से आप? अरे वेरी गुड। बिजनौर। और आप दोनों बेटा? आप भी गाजियाबाद से? आप तो हिसार से हैं। गाजियाबाद। गाजियाबाद मेजोरिटी में है इधर। बता रहा हूं तो मैं, गाजियाबादी लोग पहले अच्छे हुआ नहीं करते थे। साहिबाबाद, राजेंद्र नगर, घर का पता नहीं बताऊंगा। चलिए, तो ये है बनावली। बनावली हो गया घग्गर, घग्गर रिवर। उसके बाद किसने ढूंढा? आर एस बिस्ट, 1974। किस लिए फेमस है ये जगह, आइए बात करते हैं। यहां पे सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी के बार्ले सीड्स मिले हैं, बार्ले ग्रेन्स ऑफ गुड क्वालिटी। बनावली बेटा हरियाणा के हिसार में है, मैंने ये बताया था रिया जी, हरियाणा हिसार। और क्या मिला है? सबसे पहले गुड क्वालिटी ऑफ बार्ले ग्रेन्स, बार्ले ग्रेन्स की अच्छी गुणवत्ता के बीज मिले हैं। दूसरी चीज मिली है यहां पर, जैसे मैंने बताया था ना कि लकड़ी के हल तो बचे नहीं, बट टॉय मिला था। टॉय प्लग यहीं से मिला था, तो टॉय, टॉय प्लग लिख दीजिए, टॉय प्लग, फ्रॉम हेयर इट वाज फाउंड। नेक्स्ट, जनरली सेटलमेंट्स हम लोगों ने पढ़ी है। जनरली अगर अपन सेटलमेंट्स की बात करें, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि रेक्टेंगुलर होती थी, है ना? जनरली सेटलमेंट्स आपकी रेक्टेंगुलर होती थी। हाँ जी। बट बनावली की बात करें तो वो ओवल शेप्ड सेटलमेंट है। बनावली इज अ ओवल शेप्ड सेटलमेंट, अंडाकार बस्ती है बनावली, ओवल शेप्ड। बनावली इज अ ओवल शेप्ड सेटलमेंट। और सड़कें हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रिड पैटर्न में सड़कें चलती थी अभी तक। बट बनावली की बात करें तो ये सेंटर के स्क्वायर से आड़ी तिरछी सड़कें मिली होती थी। सारी सड़कें किसी सेंटर पॉइंट में आकर मिलती थी। और इस तरह के सड़कें, सड़कों के सिस्टम को रेडियल पैटर्न कहा जाता है। रेडियल पैटर्न, तो यहां पे रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन रेडियल पैटर्न, लिख लीजिए, रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन रेडियल पैटर्न। रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन रेडियल पैटर्न। आइवरी की कूंब मिली है, कंघी यहां पर हाथी दांत की बनी होती थी, आइवरी कूंब, आइवरी, मैम कॉम, आइवरी कॉम। आगे चलते हैं, टॉर्टॉइस का शेल मिला है। टॉर्टॉइस का शेल कुछ भी हो सकता है, मैम कढ़ाई के लिए यूज करते हो उसे। टॉर्टॉइस के भाई बढ़िया, बढ़िया होता है। सोचो चम्मच मार के टॉर्टॉइस निकाल दिया। तो टॉर्टॉइस का शेल। मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ एक्चुअली, तुम लोगों को भी सोचवाऊंगा। तो ये बनावली है, बस इतना ही। इसके बाद चलते हैं ढोलावीरा। सेवेंथ टाउन है ढोलावीरा। ढोलावीरा, ये जगह गुजरात में है।
इंडियन जगह है धोलावीरा। क्या हुआ जी? मैम बहुत आते हैं क्वेश्चन, बता तो रहा हूँ। अच्छा एक गारंटीड चीज बता रहा हूँ, पढ़ना दिल से, बट आएगा सब आपके नोट्स में से ही। मैं बहुत कुछ बोलता रहता हूँ हंसी मजाक में, ज्यादा हंसी मजाक मत करना, बट मैं कभी कभार पॉइंट वाली चीज बोल देता हूँ। तो जो भी नोट्स बना रहे हो ना, हर नोट में ना एक मार्जिन जरूर खींच के चलना यार, ताकि नोट्स आपके अपडेट होते रहे, समय के साथ कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहता है। ठीक है जी? तो इसलिए हाँ जी, धोलावीरा की बात करते हैं। सबसे पहले किस रिवर के पास में है ये जगह? लूनी रिवर है। रिवर का नाम है लूनी। लूनी रिवर है धोलावीरा। और किसने ढूंढा है? ढूंढा है जेपी जोशी भाई साहब ने। जेपी जोशी 1967। जेपी जोशी 1967। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि हड़प्पा के ज्यादातर जो टाउन्स होते थे सर, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, अपर टाउन लोअर टाउन, है ना? यही पढ़ा था। बट अगर मैं धोलावीरा की बात करूं तो यहां पर एक टाउन बीच में और बनाया गया था जिसको मिडिल टाउन कहते हैं। तो दिस इज द ओनली, लिखिए, दिस इज द ओनली सेटलमेंट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। दिस इज द ओनली सेटलमेंट, दिस इज द ओनली सेटलमेंट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ये एकमात्र नगर है जो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओनली सेटलमेंट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कौन से तीन पार्ट? अपर टाउन, लोअर टाउन, मिडिल टाउन। तो यहां पर आपको मिडिल टाउन की प्रेजेंस मिलती है। जनरली जो सिटी का प्लान होता था वो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा ओवल, नहीं तो रेक्टेंगुलर। धोलावीरा बनी थी पैरेललोग्राम पर। पैरेललोग्राम होता है ना एक, बस अगर तुम्हें नहीं पता बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी बेटे। इसको चतुर्भुज कहते हैं पैरेललोग्राम को। चार भुजाएं होती हैं ऐसे, एक ऐसे, चार भुजाएं अरे देख लो भाई, ऐसे ही होता है पैरेललोग्राम। पहले तो पैरेलल लिखो, PARALLEL, पैरेलल ओग्राम, OGRAM, पैरेललोग्राम। तो प्लान ऑफ द सिटी वॉज पैरेललोग्राम। फिर इंपॉर्टेंट चीजें क्या मिली? पहली, साइन बोर्ड। यहां से साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड आज लगे होते हैं ना कि आगे सड़क खुदी हुई है, आराम से चला, 40 की स्पीड से ऊपर हुई तो चालान काट दूंगा, आगे कैमरे लगे हैं। ये आजकल साइन बोर्ड्स अलग हो गए हैं। आगे संकरा रास्ता है तो ऐसे वो दो एरो बना देते हैं। तो साइन बोर्ड जहां से भी मिले, हालांकि वो रोड साइन बोर्ड नहीं होते थे, हमें नहीं पता वो क्यों यूज हो रहे हैं, यहाँ पर साइन बोर्ड था। यहाँ पर डैम्स भी बनाए हुए थे लोगों ने, कुछ एविडेंस हमें डैम्स के भी मिलते हैं। नेक्स्ट, लार्ज वाटर रिजर्वायर भी मिली हैं। लार्ज वाटर रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है यार? रिजर्वायर का मतलब होता है जहां पर पानी को स्टोर करके रखा जाता है, जलाशय कहते हैं। मैम क्या पेपर में आया था यूपी के? अच्छा, और एम्बैंकमेंट्स। एम्बैंकमेंट्स क्या होती है? पानी तुम्हारे घर में ना घुसे। गाजियाबाद में तो बहुत होता है ये, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं दुकानों के ऊपर, क्योंकि दुकानें बेसमेंट में बना देते हैं ना अपन लोग, फिर बेसमेंट में गाड़ी नहीं खड़ी होती, हमारे हमारे दुकानें चलती हैं। तो तो बारिशों में पानी भर जाता है, तो सड़कों का पानी दुकानों में ना घुसे, थोड़ी थोड़ी ऊंची कर लेते हैं अपन लोग, थोड़ी थोड़ी दीवार बना देते हैं हल्की हल्की छोटी, जिसको टाप के जाना पड़ता है नीचे। इसको एम्बैंकमेंट कहते हैं। और ये जनरली रिवर साइड बनती हैं ताकि रिवर का पानी बाय चांस फ्लड आने पर शहरों में ना घुसे। तो एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं यहाँ पर। एम्बैंकमेंट्स की भी आप लोगों को एविडेंस मिले हैं। अभी तक ईंटों का ही इस्तेमाल किया जा रहा था कंस्ट्रक्शन में। धोलावीरा में रॉक्स का इस्तेमाल होता था कंस्ट्रक्शन में। तो यूसेज ऑफ रॉक्स इन कंस्ट्रक्शन, यूसेज ऑफ रॉक्स इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स लिखवा रहा हूं जिसमें कुछ फालतू नहीं लिखना, कोई रिवर नहीं है, कुछ नहीं है, बस हड़प्पा के कुछ टाउन है। जैसे अमरी। अमरी, अमरी की बात करें, 1935 एनजी माजुमदार, खोजा किसने था? 1935 एनजी माजुमदार। इनका नाम हम पहले भी लिख चुके हैं। और अमरी फेमस किस लिए है? क्योंकि यहां पर एंटीलोप और राइनोसोरस के एविडेंस मिले हैं बस। फेमस फॉर एविडेंसेस ऑफ एंटीलोप्स एंड राइनो। दिस इज अमरी। अभी मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा की सबसे बड़ी जगह कौन सी है? मोहिंजोदारो। बट क्या इंडिया में है? हाँ, पाकिस्तान चली गई। तो इंडिया में सबसे बड़ी जगह कौन सी है?
अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर लिखिए राखी गढ़ी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जगह है राखी राखी गढ़ी, ये वैसे हरियाणा में पड़ती है। ठीक है, 1963 में इसको खोजा गया था। फाउंडर विलेजर्स ही हैं, विलेजर्स ने ही बताया था, कोई स्पेशली आर्कियोलॉजिस्ट आप लोगों ने नहीं भेजा था। 1963। केवल एक मस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या लिखना है आप लोगों को कि ये लार्जेस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन की जगह है इंडिया में, लार्जेस्ट हड़प्पन टाउन इन इंडिया। धोलावीरा रिवर नहीं है बेटा, धोलावीरा जगह का नाम था बेटा, धोलावीरा DHOLAVIRA। धोलावीरा सेवेंथ टाउन लिखा था आपने मेरे साथ। उसके बाद आठवां टाउन है अमरी, नौवां टाउन है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, यहां से हम लोगों को और क्या क्या मिला है, राखी गढ़ी से बात करते हैं तो ब्रॉन्ज के खिलौने मिले हैं, ब्रॉन्ज टॉयज। और एक मिली है ग्रेनरी, एक यहां से मिली है आप लोगों को ग्रेनरी, जहां पर ग्रेन स्टोर की जाती थी, ग्रेनरी जिसमें 7 रेक्टेंगुलर चैम्बर होते थे, ग्रेनरी विथ 7 रेक्टेंगुलर चैम्बर्स। बस 1 मिनट में हो गया खत्म। तो एक मिला है आप लोगों को ग्रीनरी जिसमें 7 रेक्टेंगुलर चैम्बर्स होते थे। ठीक है, ये है राखी गढ़ी। उसके बाद कुछ बचा, हाँ बस एक जगह और बची है, फिर आप लोगों का ये पहला टॉपिक खत्म, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। जगह का नाम है सुरकोटडा, वो सुक्त का गैंडोर था, अभी मैं पढ़ा रहा हूं सुरकोटडा, SURKOTDA, सुरकोटडा। ये जगह गुजरात में है, सुरकोटडा। इसको ढूंढा गया था 1964 JP जोशी, इसका नाम हम लिख चुके हैं पहले भी, 1964 JP जोशी। वैसे तो हड़प्पन नहीं जानते थे हॉर्स के बारे में। लार्जेस्ट टाउन बेटा मोहिंजोदारो मैंने जरूर लिखवाया है गिन्नी, बट वो पाकिस्तान में है। राखी गढ़ी इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। अच्छा, ढोलावीरा की रिवर कौन सी थी ये पूछ रहे हैं, मैंने ढोलावीरा में रिवर नहीं लिखवाई क्या? लूनी लिखवाई है बेटा, लूनी, LUNI, लूनी रिवर, गुजरात से निकलती है लूनी रिवर। आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया गिन्नी जी? मैंने क्या बोला, मोहिंजोदारो वैसे बड़ी जगह है, मतलब अगर पूछा जाए तो ये लार्जेस्ट है ओवरऑल, बट इट इज नॉट लार्जेस्ट इन इंडिया। इंडिया की लार्जेस्ट है राखी गढ़ी, और मोहिंजोदारो चला गया है फिलहाल पाकिस्तान में। अनुपम जी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया सर? धोलावीरा की रिवर लूनी है, लिख लिया आपने? यस, बढ़ सकते हैं आगे। बस एक जगह, एक लास्ट, सुरकोटड़ा। आइए मैं, आइए आइए। आप में से किसी का वर्ड पर तो नहीं था ना? हाँ, बस आपको सुरकोटड़ा में एक ही पॉइंट लिखना है कि हॉर्स रिमेन्स मिले हैं। घोड़े के बारे में नहीं जानते थे ये लोग, सुरकोटड़ा गुजरात में है। घोड़े के बारे में हड़प्पन नहीं जानते थे, बट दिस इज द ओनली साइट वेयर अ हॉर्स रिमेन हैज बीन फाउंड। तो ये फेमस है केवल घोड़े के चक्कर में, हॉर्स रिमेन्स। हाँ जी, हाँ जी, हॉर्स रिमेन्स। मैं देखता हूँ कोई। ठीक है जी, यहां पर आपकी क्लास खत्म और ये टॉपिक भी खत्म। अब हड़प्पन का जो डिक्लाइन है वो शुरू हो जाता है। ये भी बता दूं, हड़प्पन का डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और हड़प्पा के डिक्लाइन के बाद, हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद इंडिया में एक नया फेज शुरू होता है, और इसी फेज को बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वैदिक सिविलाइजेशन में भारत के 4 एंशियंट वेद, कौन से, ऋग, यजुर, अथर्व और सामवेद, ये लिखे जाते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग मेरे साथ वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। कोई डाउट अगर हड़प्पा से रिलेटेड है तो बता दीजिए अभी, किसी भी, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अमरी कहां पर है? अमरी बेटा इस समय पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर साइड है अमरी।